हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, इस चार्ट की मदद से हम लोग देखेंगे जो अभी तक हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है। और ये चार्ट कौन सा है? तो ये है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स। देखो, जब हमें आज़ादी मिली थी तो हमने संविधान बनाया था, तो उस समय में थे टोटल 22 पार्ट्स। आज के डेट में कितने हैं? तो आज के डेट में है 25 पार्ट्स। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब आप ये कहोगे, सर आपने बताया 22 पार्ट्स थे जब हमें आज़ादी मिली है, और आपने यहाँ पे 22 पार्ट्स मेंशन किया है, लेकिन आज के डेट में है 25 पार्ट्स, तो बाकी के 3 पार्ट्स कहाँ गए? तो दोस्तों, ये बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं ना, वो हम लोगों ने इंसर्ट किए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जो कहानी पार्ट 22 पे ही खत्म हो रही है, पहले भी और आज भी, बाकी के 3 पार्ट्स को हम लोगों ने इसी कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया है। कहाँ कहाँ किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पार्ट 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, इसको हम लोगों ने इंसर्ट किया। इसके अलावा जब हम लोगों ने म्यूनसिपालिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, तो फिर हम लोगों ने पार्ट 9A बनाया। फिर हम लोगों ने 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात की और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। इसके अलावा जब हम लोगों ने ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात की और ट्रिब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, तो इसके लिए पार्ट 14A बनाया। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो चीजें इंसर्ट होती है ना, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अक्सर सवालों के रूप में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीजें आप याद कर लेना। अब आप कहोगे, जो सर आपने 4 चीजें इंसर्ट कर ली, ठीक है, तो इसके हिसाब से 26 होने चाहिए ना पार्ट्स। बात बिल्कुल सही है। तो देखो, हमने कुछ हटाया भी तो है। क्या हटाया है? तो पार्ट 7 के बारे में बात करें तो इसको हम लोगों ने रिपील कर दिया। क्यों रिपील कर दिया? इसलिए किया क्योंकि ये बताता है द स्टेट्स इन द पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। दोस्तों, जब ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी का जो स्टेट का कैटेगराइजेशन था, इसको हम लोगों ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना के ही खत्म कर दिया था। तो ये सब रह के क्या करेंगे? ये सारी की सारी चीजें ऑब्सोलीट हो गई थी। ठीक है, मतलब बिना काम की चीजें थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में रखना क्यों है? तो इसको हम लोगों ने हटा दिया। अब समझ में आया? अब हम लोग ट्रैक करते हैं जो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं। ठीक है, याद करो, हम लोगों ने पार्ट 1 को कवर कर लिया है। आर्टिकल 1 से 4 जो है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करता है। इसके अलावा हम लोगों ने सिटीजनशिप को भी पढ़ लिया, पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ लिया। दोस्तों, पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ लिए। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51, इसको मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया था और आपको निमोनिक्स की सहायता से याद भी करा दिया था। और इस बार के आरआरबी एनटीपीसी में इससे जम के सवाल आए थे। सीजीएल में भी आए थे। सीजीएल में स्टेटमेंट वाले सवाल आए थे और आरआरबी एनटीपीसी में आर्टिकल्स वाले सवाल आए थे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको कवर करा दी। इसके अलावा मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज को भी कवर करा दिया। इसको हम लोगों ने इंसर्ट किया था पार्ट 4A में। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है। शुरुआत में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, फिर हम लोगों ने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक और ऐड किया था जो कि राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड था। याद आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है, इसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से शुरुआत करेंगे। चैप्टर कौन सा है? तो द यूनियन। देखो, जब यूनियन के बारे में बात होगी ना, तो आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 जो है वो सिर्फ यूनियन के बारे में बात करता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूटिव, जिसको हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है और इसीलिए मैंने इसको इसी सीरियल से उठा रखा है। पार्ट 5 द यूनियन, चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो दोस्तों, एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे ना, तो वो हैं आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटर्नी जनरल। शुरुआत हम लोग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से करेंगे और सिमिलरली हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लेक्चर में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। देखो दोस्तों, अब ये जो प्रेसिडेंट है ना, ये एग्जीक्यूटिव के एग्जीक्यूटिव है, मतलब कहने का मतलब सबसे बड़े आदमी है, हेड ऑफ द स्टेट है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट जो है ये हेड ऑफ द स्टेट है। अब ये जब हेड ऑफ द स्टेट हैं, तो इनसे सवाल आना लाजमी है, पहली बात ये। और ये आपको जगह जगह दिखेंगे। तो प्रेसिडेंट, जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र होगा, तो फिर वहां पे एक अथॉरिटी के रूप में प्रेसिडेंट दिखेंगे। और यही कारण है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके ऊपर में अच्छे खासे सवाल दिख जाएंगे, चाहे वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो या फिर प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ पावर्स हो। ठीक है,
अब सवाल ये उठता है, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ये है आपके लिए, जो आप यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ोगे जिसको आपने अभी तक कवर नहीं कर रखा है, जैसे हमने अभी आपको पार्लियामेंट के बारे में नहीं पढ़ाया है। तो फिर जब बिल्स, एक्ट ऐसे टर्म आएंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो आप पेशेंस रखना, क्योंकि जब आप चीज़ों को रिवाइज करोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती हैं। पॉलिटी को पढ़ने का यही तरीका ही है, क्योंकि पॉलिटी जो है ना वो हर डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। और जब आप लीनियर वे में इन चीज़ों को कवर कर रहे होते हो तो कुछ चीज़ें छूटती हैं, फिर जब रिवाइज करने बैठते हो तो ये सारी की सारी चीज़ें हर डायरेक्शन में आपको समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। तो अभी आप पेशेंस दिखाना, अगर चीज़ें समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं है, जब आप रिवाइज करना तो पेशेंस दिखाना, पहली बात। डिस्क्लेमर नंबर 2, देखो, प्रेसिडेंट से लेके जितने भी आर्टिकल्स हैं ना उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और जो इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स हैं उसको मैंने बोल्ड कर दिया है, ठीक है। तो फिर जब आप रिवाइज करने के लिए बैठोगे, ठीक है, तो बस इतना ही आपको रिवाइज करना है। तो ये 2 स्लाइड यानी कि सिंगल पेज, इसी से आपका पूरा का पूरा प्रेसिडेंट रिवाइज हो जाएगा। तो फिर अभी आप चीज़ों को समझने पे ध्यान देना, और बस याद करने वाली बात होगी तो आपका 2 से 3 मिनट लगेगा, आप आसानी से याद कर लोगे, बशर्ते शर्त यह है आपके लिए जो आपको चीज़ें पहले से कुछ पता हो, ठीक है, आपने चीज़ों को समझ रखा है, बस आप रिवाइज करने के लिए बैठे हो, ठीक है। तो फिर जितने भी आर्टिकल्स हैं मैंने एक जगह ही दे रखा है, आप आसानी से इसको रिवाइज कर लोगे, इसको मैं लास्ट में एक बार कवर भी कराऊंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर से और समझते हैं प्रेसिडेंट होता क्या है। देखो, तो जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे, आर्टिकल 52 ये कहता है जो देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शैल बी का मतलब क्या हुआ, ये एक तरीके का कमांड है। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये एक तरीके का कमांड है। कैसा कमांड है? जो आपने जो व्यवस्था चुनी है, आपने कौन सी व्यवस्था चुनी है? तो हम लोगों ने चुना है पार्लियामेंटरी सिस्टम। किन से अडॉप्ट किया है ये चीज? तो हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम से अडॉप्ट किया है। तो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक प्रेसिडेंट होंगे, बस इतनी ही बात है, ठीक है। और हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इलेक्टेड। यही कारण है जो हम अपने देश को बुलाते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ये हुआ, जो हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द इंडियन स्टेट है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसीलिए हम अपने देश को गणतंत्र बुलाते हैं। यूके में क्या है? तो यूके में है मोनार्की, ठीक है, एक यही डिफरेंस है। दोस्तों, हमारे प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों हम ऐसा कहते हैं? क्योंकि ये एक तरीके का सम्मान है जो हम अपने प्रेसिडेंट को देते हैं। हमारा प्रेसिडेंट यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन को सिंबलाइज करता है। इसका मतलब ये हुआ, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन, यूनियन किसका? तो स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स हमने पढ़ा है ना आर्टिकल 1 में, ठीक है। तो इसके सॉलिडेरिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का सिंबल के रूप में प्रेसिडेंट काम करते हैं। इतना समझ में आ गया? अब चलते हैं प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर को समझते हैं, जो कि आर्टिकल 53 में मेंशन्ड है। देखो, इसमें 3 क्लॉज हैं, 2 क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्लॉज जो है वो सिर्फ प्रोसीजरल है, इससे सवाल नहीं आते। देखो, क्लॉज 1 सबसे इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। जो भी यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर है ना, वो प्रेसिडेंट में निहित है, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट इसको कैसे एक्सरसाइज करते हैं? तो ये आपको या तो डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं या थ्रू सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सवाल आपको एजर्शन रीजन में पूछा जाता है। एजर्शन में डाल देंगे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, और दूसरा है जो द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस पावर डायरेक्टली और थ्रू सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो गया रीजन। तो यानी कि एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एजर्शन का ही रीजन है, ठीक है। मतलब रीजन जो है वो एजर्शन से मेल खाता है। बस इतनी ही बात है, ये आपको समझना होगा। क्लॉज 2 के बारे में समझते हैं। ये कहता है जो डिफेंस फोर्सेस होते हैं ना, तीनों, कौन से? तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों के जो सुप्रीम कमांडर होंगे वो होंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। अब क्लॉज 3 क्या होता है वो समझ लो। तो देखो, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का, है ना, ये वो तो सर्वे सर्वा हो गया आपके प्रेसिडेंट। लेकिन स्टेट्स के फंक्शंस को निपटाने के लिए पार्लियामेंट अगर चाहे तो कोई अथॉरिटी जो बना सकती है, जो कि बाय लॉ एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेगी। बस इतनी बात है, ठीक है। तो ये प्रोसीजरल चीज है, 2 चीज इंपॉर्टेंट है, क्लॉज 1 क्लॉज 2, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो चुनाव कैसे होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, जो कि आर्टिकल 54 और 55 में मेंशन्ड है।
दोस्तों अब क्या है ना, जो हम लोग इलेक्शन पढ़ेंगे फिर इम्पीचमेंट पढ़ेंगे, आपको बस इमेजिन करना है जो आप जा रहे हो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो क्या क्या चीज़ें लगेंगी, तो ऐसी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन जो एमपीज जो होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, मतलब इनके नाम से काम होता है। ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? तो रियल एग्जीक्यूटिव है आपका प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोदी जी। तो इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने कहा जो जैसे ही ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है तो इनको इनडायरेक्ट इलेक्शन से ही चुनना है, जो रियल एग्जीक्यूटिव है उनको डायरेक्ट इलेक्शन से चुनेंगे। ठीक है, तो यही कारण है जो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। इसके अलावा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और इसके ऊपर में सवाल आने के चांसेस भी कम है, लेकिन आप चीज़ों को समझ लो। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट का चुनाव भी इसी तरीके से होता है, वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव इसी तरीके से होता है, राज्यसभा में भी चुनाव इसी तरीके से होता है। तो आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है जो हमारे यहाँ इलेक्शंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। और इसके अलावा सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट का मतलब ये हुआ जो आप अगर वोट दोगे वो सीक्रेटली दोगे, किसी की और को बता के नहीं दे रहे हो। ठीक है, आप खुले में वोट नहीं दे रहे हो, आपका जो मतदान है वो गुप्त है। ठीक है, मतलब ये मतदान गुप्त है। ये हो गया सीक्रेट बैलेट। तो हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है और सीक्रेट बैलेट होता है। दोस्तों अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के चुनाव में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो ये एक तरीके का मिसनोमर कहा जाता है। मिसनोमर इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा है ना, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब सबको प्रोपोर्शन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन देना है, यानी कि एक से अधिक व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ एक प्रेसिडेंट ही चुन रहे हैं, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे पीआर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए पीआर सिस्टम को यहाँ पे इस प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में एक तरीके का मिसनोमर कहा गया है। ठीक है, ये बस जानकारी के लिए है आपके लिए। ठीक है, अब जब आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझना है तो उससे पहले फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम समझ लो। ये आपको एनसीईआरटी के क्लास 11th में मेंशन्ड है, और उसी के आधार पे मैं चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो बिहार में अभी चुनाव हुए थे। ठीक है, और जो असेंबली इलेक्शन हुआ था वो कैसे हुआ था, तो वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को फॉलो किया था। इवन जो एमपीज के चुनाव हुए थे 2024 में, ठीक है, लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे, इसमें भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, जो मान लो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको 10 लोग चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए। ठीक है, 1 से लेके 10 तक। ठीक है, अब इसमें से किसी को 15 वोट आया, किसी को 10 वोट आया, किसी को 5 वोट आया, किसी को 25 वोट आया, किसी को 10 वोट फिर भी आया। ठीक है, तो जो सबसे हाईएस्ट वाला जो वोटर होगा ना, जो जो वोट लेके आया ना, वही जीत जाएगा। ठीक है, वही एमपी बन जाएगा। ठीक है, और इसको इसीलिए कहते हैं जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, क्योंकि ये बंदा जो है ये पहला होगा जो पोस्ट को पार कर जाएगा। मतलब एक काइंड ऑफ रेस है, जो सबसे पहले पार कर जाएगा वही जीत जाएगा, एक ही व्यक्ति जीतेगा, यही जीतेगा। ठीक है, अगर ये पीआर सिस्टम के हिसाब से चीजें चलती तो क्या होता? देखो अगर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में टोटल 100 वोट डाले गए और इस बंदे को 25 आया, तो यानी कि ये 25% वोट लेके आया। बाकी के टोटल वोट को अगर जोड़ दिया जाए तो 75% आता है। लेकिन अगर बाकी को भी इसी 75 के हिसाब से अगर रिप्रेजेंटेशन मिल जाता, ठीक है, तो वो पीआर सिस्टम कहलाता। जैसे मान लो बिहार में चुनाव हुए और आरजेडी है एक तरफ और एक तरफ बीजेपी है। ठीक है, अब बीजेपी आपको जीत के आती है आउट ऑफ 243 सीट्स, मैं बस एग्जांपल में समझा रहा हूँ। ठीक है, आउट ऑफ 243 सीट्स ये 200 सीट लेके आती है। ठीक है, आरजेडी जो है वो मान लो कितने 43 सीट्स लेके आती है। देखो अब ये जो 43 सीट्स जो है ना, और ये 200 सीट्स है, लेकिन अगर वोट शेयर की बात करें तो आरजेडी को आ रहा है 42% वोट और बीजेपी को आ रहा है 58% वोट। लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चल रहा है, यही कारण है जो बीजेपी यहाँ पे 200 सीट्स लेके आ रही है और आरजेडी जो है सिर्फ 43 सीट्स पे सिमट जा रही है। लेकिन अगर यहाँ पे पीआर सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम चलता तो इनको टोटल सीट्स का 58% मिलता और आरजेडी को 42% मिलता। ये हो गया पीआर सिस्टम। तो आपको अब
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मतलब जितने भी वोट्स होते हैं, जिसको जितना वोट आया उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन देना है, उसको उसके हिसाब से सीटें देनी है। ये हो गया पीआर सिस्टम, ठीक है। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है? तो देखो, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होता है ना, वो इस तरीके से डिजाइंड होता है। लॉजिक ये है, जो आपका कोई भी वोट है वो बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के चुनाव में, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आपको देखने को मिलेगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब ये हुआ, जो आपने अगर वोट दिया है और वो अगर कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वो वोट किसी और को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए, आप प्रेसिडेंट के चुनाव को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लो एक ईशेंदु है एज अ कैंडिडेट, ठीक है, ईशेंदु। उसके बाद आलोक है एक कैंडिडेट, एक ज्योति प्रकाश है, ये कैंडिडेट है, ठीक है। ये सारे के सारे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से चुनने के लिए कैंडिडेट आए, और एक और भी कोई कैंडिडेट मान लो मनीष है, ठीक है। 4 कैंडिडेट हैं, ठीक है। और सीट है टोटल 3, जिसको हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से भरना है। टोटल ये लोग वोट देंगे कितने? तो 100, ठीक है। 100 लोग हैं जो वोट देने वाले हैं। तो जिस तरीके से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, और जैसे वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, तो सबसे पहले बनेगा आपको इलेक्टोरल कोटा। अब ये कोटा क्या है? तो ये कोटा एक तरीके का थ्रेशोल्ड है, इसी को पार करके कोई आदमी विनर कहलाएगा। अब यहाँ पे 3 सीटें भरनी है हमें, ठीक है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो चुनाव में, प्रेसिडेंट के चुनाव में एक ही सीटें भरनी होती हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से 3 सीटें भरनी है, क्योंकि राज्यसभा में ज़्यादा सीटें होती हैं, उनको भी भरना होता है ना। तो ये कोटा कैसे डिसाइड होगा? तो देखो, टोटल जो वोट्स डलने वाले हैं 100, ठीक है। इसके अलावा 3 सीटें भरनी है, इसमें +1, ठीक है, और यहाँ पे +1, यानी कि यहाँ पे 25 + 1 = 26, यानी कि 26 वोट से ऊपर जो आ जाएगा, ठीक है, वो इस सीट को ले जाएगा, 3 में से 1 सीट ले जाएगा। तो सबसे पहले ये कोटा डिसाइड होगा। अब यहाँ पे जो अब वोट देने वाले हैं, ठीक है, अब जो भी लोग हैं वो सबसे पहली बात वोट नहीं देंगे, प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। तो ये एक खासियत होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में, ठीक है। इन दोनों के कॉन्सेप्ट को मिला के ये चीज़ें सामने आई हैं। तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। मान लो आपने ईशेंदु को प्रेफरेंस 1 दिया, मतलब आप इनको राष्ट्रपति के चुनाव में पहला प्रेफरेंस देना चाहते हो। आलोक को 2, ज्योति को 3, मनीष को 4। अब दूसरा कोई व्यक्ति होगा, वो आलोक को पहला प्रेफरेंस देगा, ईशेंदु को दूसरा देगा, ठीक है, और ज्योति प्रकाश को तीसरा देगा, और मनीष को फिर अगेन चौथा देगा। इसी तरीके से बाकी के लोग भी देते चले जाएंगे। अब मान लो इस तरीके से अगर 26 से ज़्यादा लोगों ने पहला प्रेफरेंस ईशेंदु को दे दिया, तो फिर ईशेंदु 1 सीट लेके चला जाएगा, 3 में से 1 सीट वो लेकर चला जाएगा, ठीक है। और मान लो अगर कोटा फुलफिल नहीं हो रहा है बाकी लोगों का, ठीक है, मान लो आलोक का कोटा फुलफिल नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा जो सबसे कम प्रेफरेंस इन सभी लोगों में किसको दिया गया है। मान लो मनीष का प्रेफरेंस जो 4 है, ठीक है, तो जितने भी लोगों ने मनीष को एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस दिया होगा, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस जो दिया होगा मनीष को एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस, उनका वोट जो है वो बाकियों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। वो दूसरे वाले को चला जाएगा, जिनका सेकंड प्रेफरेंस है उसको चला जाएगा, ताकि इनका किसी तरीके से कोटा पार कराया जाए और इनको 1 सीट दे दिया जाए। तो जैसे जैसे जो जो मिनिमम वाले होंगे, उनका उन उनको कैंसिल करके, उनको इनवैलिड बता के, इनके वोट को बाकी सब लोगों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यही हो गया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यही कहानी है इन टोटल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की, ठीक है। तो आपने देखा ईशेंदु का कोटा पार हो गया 26 मान लो, ठीक है। अगर मान लो मनीष को ईशेंदु को 30 वोट आ गए, तो यहाँ पे भी जो 4 वोट है ना, वो फिर बाकी युग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब मान लो आलोक का कोटा पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है, और उसको 23 वोट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो 4 है ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जो सेकंड प्रेफरेंस वाले हैं, ठीक है। और इसके हिसाब से अगर इनको जो भी ऐड होगा, तो इसको आगे बढ़ाते हुए समझो इनको 26 का आंकड़ा पार करवाना है किसी भी तरीके से। तो ये था कॉन्सेप्ट। शायद ही इसके ऊपर में सवाल आए, सवाल आएगा आपको फैक्चुअल, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट, इनडायरेक्ट इलेक्शन, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ऐसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने चीज़ों को समझ लिया है। अब बात कर लेते हैं जो हमारे यहाँ जो इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का, इसमें से इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन सा होता है। दोस्तों, इलेक्टोरल कॉलेज और इलेक्टोरल कोटा दोनों में डिफरेंस होता है। कोटा मैंने आपको बता दिया,
ठीक है, क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज की बात हो रही है, मतलब कौन लोग वोट देने वाले हैं। सबसे पहली बात आपको ये एक चीज याद रखनी पड़ेगी, इलेक्टेड मेंबर, ये है कीवर्ड इस पूरी कहानी का। जैसे ही प्रेसिडेंट के चुनाव की बात आएगी, इलेक्शन की बात आएगी, तो एक चीज बस समझ लो, जो इसमें जो भी वोट देंगे वो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट वाले सवाल में फंसा देंगे। तो इलेक्टेड मेंबर्स कौन कौन से, तो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं, सिर्फ इलेक्टेड, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ये चीजें जोड़ी गई थी 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। देखो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एनसीटी ऑफ दिल्ली बनाया गया था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनाया गया था, ठीक है। और 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एनसीटी ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी, इसको आपको इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लो, पूछ देते हैं कभी कभी। तो ये तीनों पार्टिसिपेट करते हैं, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। कौन कौन नहीं पार्टिसिपेट करते हैं वो भी समझ लो, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड सवाल जो होंगे ना, पूछेंगे इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो दोनों कंडीशंस आपको समझने होंगे। पहली बात, नॉमिनेटेड मेंबर्स जितने भी पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो होते हैं ना, उसके मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कारण क्या है, तो देखो कुछ स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, कुछ स्टेट्स के पास नहीं है। अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनते कैसे हैं, जब मैं आपको पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो ये चीजें बताऊंगा, बस इतना समझ लो। जो कुछ स्टेट के पास स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, ये सहूलियत के हिसाब से बनते हैं, अगर कोई स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना चाहे तो बना सकता है। टोटल हमारे देश में 6 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। कौन कौन है ऐसे, तो कर्नाटका है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ठीक है। बस इन्हीं के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ये स्टेट अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाती है। जब सहूलियत के हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है, तो फिर उनको वोटिंग राइट्स अगर हम लोग दे देंगे, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल कर देंगे, तो ये वोट को इन्फ्लुएंस कर देंगे, ठीक है। ऐसे में तो सभी लोग बना लेंगे और फिर वोट को इन्फ्लुएंस कर लेंगे, तो इसलिए इनको हम लोगों ने काउंट नहीं किया है। इसके अलावा जो भी नॉमिनेटेड मेंबर होंगे दिल्ली और पुडुचेरी असेंबलीज के, उनको भी नहीं हम लोगों ने शामिल किया है। और इसके अलावा जो भी असेंबली डिसॉल्व हो रखी है, उनके मेंबर्स जो हैं वो भी शामिल नहीं होंगे। इसका एपिक एग्जांपल है 2022 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जिसमें आपको द्रौपदी मुर्मू चुन कर आई, ठीक है। तो उस समय में जम्मू एंड कश्मीर में इशू चल रहा था और जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया था। इसी कारण से जम्मू एंड कश्मीर का जो असेंबली था उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। तो अगर कोई असेंबली डिसॉल्व है, डिसॉल्व स्टेटस पे है, तो उसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल पूछते हैं, तो ये बात आपको समझनी होगी। अब प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन को समझ लेते हैं। तो देखो ऐसा है ना, जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा उसको इस तरीके से दिमाग में लेके बनाया गया है जो वो यूनिफॉर्मिटी और पैरिटी को फिलफिल करेगा, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये हुआ जो इक्वल वेटेज अमॉन्ग द स्टेट्स, और पैरिटी का मतलब बैलेंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ, जो मान लो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, अब यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो इनका जो वोट का वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा। सिक्किम है, अगर वहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो फिर इनके जो वोट का वैल्यू होगा वो कम होगा। इससे यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, ठीक है। तो इसके बेसिस पे वोट के वैल्यूज काउंट किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो एमएलए का वोट कैसे काउंट होगा, तो जितना भी स्टेट का पॉपुलेशन है, ठीक है, वहां से जितने भी इलेक्टेड एमएलएज हैं वो, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना है, और इंटू 1/1000। इंटू 1/1000 किस लिए कर रहे हैं, ताकि नंबर हमारे पास छोटा आए, ठीक है। तो इससे हमें एक चीज पता चलती है, जो डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, क्यों, क्योंकि ये एक वेरिएबल है ना। अब यहां से एक काम करो, अब जितने भी स्टेट्स के वैल्यूज आए हैं सबको एक साथ ले लो, टोटल कर लो, ठीक है। अब इस टोटल को लेके आ जाओ एमपी के वोट के वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। एमपी का जो वोट होगा ना, तो टोटल वोट्स ऑफ द एमएलए जितने हैं वो, ठीक है, और एमएलए वोट को लेके टोटल इलेक्टेड एमपी से डिवाइड कर दो, उससे एमपी के वोट का वैल्यू आ जाएगा। अब इससे एक बात तो पता चल गई, जो एमएलए का जो वोट है उसके जो वेटेज होंगे वो डिफर करेंगे, ठीक है, मतलब वेटेज नहीं कह लो, उसका जो वैल्यू होगा वो डिफर करेगा, ठीक है। एमपी के का जो वोट होगा उसका वैल्यू सेम होगा। और यही सवाल 2023 के यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछा गया था प्रीलिम्स में, ठीक है। ये बात आपने समझ ली।
अब एक और बात समझ लो, अगर ये थोड़ा-सा टफ लग रहा है तो कोई बात नहीं, बस इतना समझ लो, जो इसका वैल्यू जो है ना, वो आपको डिफ़र करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है। एमपी का वोट जो है ना, वो सबका समान होगा, ठीक है? अब यहाँ पे ऐसा है, जो मान लो बिहार में पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है? और तमिलनाडु में कम है, तो इसका मतलब तो ये हुआ, जो जिसने पॉपुलेशन मेजर्स पे काम किए, वो बेचारा घाटे में रह जाएगा, ठीक है? उसका रिप्रेजेंटेशन लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ स्टेट जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, जो एमएलए के वोट को डिसाइड करता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या किया गया था, जो 1971 में का जो सेंसस था ना, उसके हिसाब से जो पॉपुलेशन था, उसी को कैप कर दिया गया है, ठीक है? और ये अक्सर आपको यूज़ में दिखेगा, जब हम लोग फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे तब भी ये दिखेगा, ठीक है? तो 1971 का सेंसस को उसको इसको कैप कर दिया गया है। 1971 के सेंसस को ही यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है। और ये कब तक है? तो देखो 2026 में ऐसा कहा जाता है, जो डिलिमिटेशन होगा, तो उसके बाद से फिर से जो एरिया कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिवाइड होगी, उसके हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से जो चीज़ें सामने आएंगी, उसके हिसाब से अब ये सारी चीज़ें भी बदलेंगी। लेकिन अभी तक तो नहीं, अभी तो 1971 के सेंसस के हिसाब से ही चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? अब इस चीज़ को अगर आप रिवाइज करोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी। अब वोटिंग सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इसको मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पीआर सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट के थ्रू। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है? इलेक्टोरल कोटा कैसे काम करता है, तो टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड प्लस वन, और यहाँ पे प्लस वन, यहाँ पे सिर्फ राष्ट्रपति है, तो वन प्लस वन यानी कि टू हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अब प्रोसेस क्या है, तो पहला प्रेफरेंस जो है सबसे पहले काउंट किया जाएगा, और इसी से अगर इलेक्टोरल कोटा फिलफिल हो जा रहा है तो वही प्रेसिडेंट कहलाएगा। अगर कोटा मीट नहीं होता है तो सबसे जो लोएस्ट कैंडिडेट होते हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, और उसका वोट नेक्स्ट प्रेफरेंस को ट्रांसफर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा है, जो अगर कोटा फिलफिल नहीं हो रहा है तो फिर हमें किसी तरीके से तो कोटा फिलफिल करवाना पड़ेगा ना, ठीक है? और ये खेल कब तक चलता रहेगा? ये खेल तब तक चलता रहेगा जब तक कोई कैंडिडेट को कोटा सिक्योर नहीं हो जाता। बस इतनी ही कहानी है। जितने ज़्यादा आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है? उनका कोटा छोटा होगा, ठीक है? और सिर्फ़ अगर एक ही कैंडिडेट हुए, तो भाई डिवाइडेड बाय सीधे 2 हो जाएगा। समझ में आया? दोस्तों, अगर प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है और कुछ चीजें डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, तो फिर उसका निपटारा कौन करेगा? तो उसका निपटारा करेगा सुप्रीम कोर्ट। ऐसा कभी हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है। वीवी गिरी के केस में हुआ था। वीवी गिरी के केस में क्या हुआ था ना, जो वीवी गिरी को सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से राष्ट्रपति का पद मिला था, मतलब पहला प्रेफरेंस फुलफिल ही नहीं हो पाया, ठीक है? इसी कारण से सेकंड प्रेफरेंस का जब ऑर्डर डिसाइड हुआ, तब जाके वीवी गिरी राष्ट्रपति बने थे। और इस पे कुछ लोगों ने क्लेम कर दिया था, ठीक है? तो वही, जो सुप्रीम कोर्ट में इनको पेश होना पड़ा था, वीवी गिरी, और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने गए थे, पेश हुए थे इलेक्शन डिस्प्यूट के कारण, ठीक है? और एक और बात आपको समझनी होगी, जो इलेक्शन नॉट इनवैलिड ड्यू टू वैकेंसीज इन द इलेक्टोरल कॉलेज। अभी हम लोगों ने देखा, जो जेएनके जो था, वो उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ये डिसॉल्व स्टेटस में था, तो फिर वैकेंसी थी, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेसिडेंट का चुनाव तो अपने समय पे होगा ही होगा, ठीक है? एक्ट ऑफ प्रेसिडेंट रिमेन वैलिड इवन इफ इलेक्शन लेटर डिक्लेयर्ड वॉइड। अब क्या है ना, जो मान लो वीवी गिरी के केस में इलेक्शन को तो बोल दिया गया था सही है, अगर मान लो कह दिया जाता जो इलेक्शन नहीं, वो वॉइड हो गया, तो फिर वीवी गिरी ने जितने भी एक्ट किए लिए होंगे एज अ प्रेसिडेंट, तो क्या वो खत्म हो जाएंगे? नहीं होंगे, ठीक है? वो सारे के सारे वैलिड कहलाएंगे। अब इनसे सवाल पूछते हैं, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है? अब क्वालिफिकेशन फॉर द प्रेसिडेंट देख लेते हैं, एज फॉर इलेक्शन के केस में। सबसे पहली बात, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे सिटीजन ऑफ यूएस के होने चाहिए, लेकिन बाय बर्थ होने चाहिए। हमारे यहाँ ये बाय बर्थ का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप कैसे भी सिटीजन हो जाओ, ठीक है? आप एलिजिबल हो जाओगे प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए, एक क्राइटेरिया आप फिलफिल कर लोगे, ठीक है? दूसरा, मस्ट बी 35 ईयर्स ऑफ एज और अबव, ये भी है, ठीक है? तीसरा, मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है? अब इसका मतलब क्या हुआ? मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। अब आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो फिर आपको कितना एज की कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए? तो 25 ईयर्स चाहिए। यहाँ पे कितना चाहिए? 35 ईयर्स। तो फिर क्या इसका देने का मकसद क्या हुआ? जो लोकसभा के इलेक्शन का के लिए आपको एज अ क्वालिफिकेशन मेंटेन करना होगा, इसका मकसद क्या हुआ? तो देखो, इसका मकसद ये है, जो हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं ना,
उसका हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन अगर मापा जाए, जो सबसे बड़े पोजीशन के लिए बात होगी, तो वो होगा मेंबर ऑफ लोकसभा। यही कारण है, ये इसको हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट किया है। तब आपको समझ में आ गया, जो ये मेंबर ऑफ लोकसभा के क्वालिफिकेशन की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग प्रेसिडेंट में, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है और हम चाहते हैं जो प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए जो भी हाईएस्ट लेवल ऑफ क्राइटेरिया होगा ना, ठीक है, उसको हम लोग फिल करें। यही कारण है, जो इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा का जो क्राइटेरिया होगा, ठीक है, उसको भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसका मकसद ये नहीं, मतलब ये नहीं हुआ जो आप ऑलरेडी एमपी हो, ये नहीं। बस इस क्राइटेरिया को, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को आपको फिल करना है। चौथा है, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब लाभ का पद नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है, अंडर यूनियन, स्टेट, लोकल और पब्लिक अथॉरिटी। इसमें एक्सेप्शन ये है, जो कोई सिटिंग प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, गवर्नर होगा, यूनियन स्टेट मिनिस्टर होगा, उसको लाभ का पद नहीं माना जाता है। देखो, लाभ के पद के बारे में बात करें ना, मैं आपको यही समझा देता हूँ। जो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या कॉन्सेप्ट है ना, जो आप कोई भी एक ऐसे पद पे नहीं रह सकते जहाँ से आपको लाभ मिलने की उम्मीद हो, ठीक है? और ये कंडीशन कहाँ पे है? तो वैसे सब जगह जहाँ पे ये मेंशन है, जो मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसका एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। राज्यसभा के चुनाव में भी आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? और जया बच्चन मालूम है? अमिताभ बच्चन की वाइफ है, ठीक है? इनके ऊपर में केस डल गया था जब ये राज्यसभा सांसद थी, ठीक है? तो हुआ क्या था, जो इनको कोर्ट में पेश होना पड़ा था और वहाँ पे सामने वाले ने दलील ये दी थी, जो ये राज्यसभा सांसद हैं और इसके साथ होते-होते ये उत्तर प्रदेश में कोई फ़िल्म बोर्ड है, उसमें भी ये एज़ अ मेंबर थी शायद, ठीक है? इस पे जया बच्चन ने ये तर्क दिया था, जो भाई मैं मेंबर हूँ वहाँ की, लेकिन वहाँ से मैंने 1 रुपया नहीं कमाया है। तो इस पे एक कॉन्सेप्ट आया था पेक्यूनियरी गेन का, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अब पेक्यूनियरी गेन का मतलब ये हुआ, जो ये ज़रूरी नहीं है जो आपको 1 रुपया आता है। अगर वो लाभ का पद है, जहाँ से पेक्यूनियरी गेन की उम्मीद भी है, तब भी आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला जो क्राइटेरिया है, वो फुलफिल नहीं माना जाएगा, ठीक है? और यही कारण है जो जया बच्चन को अपनी राज्यसभा की सीट गंवानी पड़ी थी। कहानी समझ में आ गया? ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, समझ में आ गया? तो प्रेसिडेंट के चुनाव में आप किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले पद पे नहीं होगे, ठीक है? एक्सेप्शंस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, यूनियन स्टेट मिनिस्टर जो है, इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना गया है, ठीक है? चलिए अब बात कर लेते हैं नॉमिनेशन रिक्वायरमेंट की। मान लो आपको बनना है प्रेसिडेंट, सबसे पहले आपको 50 इलेक्टर्स लगेंगे, ठीक है, जो कि आपके प्रपोजर होंगे, ठीक है, जो आपके नाम को आगे बढ़ाएंगे। इसको हिंदी में कहते हैं प्रस्तावक। और इनको बैक करने के लिए आपको 50 इलेक्टर्स और लगेंगे, जिसको कहते हैं सेकेंडर्स। ऐसा नहीं है जो जो 50 प्रस्तावक हैं वो 50 आपके सेकेंडर बन जाए, ऐसा नहीं है, अलग अलग, ठीक है? इसके अलावा आपको 15,000 रुपये लगेंगे, जो कि आपको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करने पड़ेंगे, और फिर आप चुनाव लड़ पाओगे। और अगर आपको 1/6 वोट नहीं आ पाया, टोटल वोट जितने पड़े उसके 1/6 का नंबर आप नहीं मीट कर पाए, तो ये 15,000 रुपये मान लो आपके चले गए, डूब गए, ठीक है? अब ये जो 50 इलेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, वो पहले था 10 प्रपोजर और 10 सेकेंडर, ठीक है? और 2500 रुपये का डिपॉजिट। कब से पहले? तो 1997 से पहले। लेकिन ये बाद में, अभी जो है ये 50-50 का खेल है, ठीक है? कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला अमाउंट, तो ये पता होना चाहिए। अब जो सीजीएल का नया पैटर्न आया ना, उसमें आपको पूरे के पूरे नॉमिनेशन रिक्वायरमेंट से ही सवाल पूछ देंगे 50 प्रपोजर लगेंगे, 50 सेकेंडर लगेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट डिपॉजिट 15,000 लगेंगे, ठीक है? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, सारे सही हैं, ऐसे आपको अब पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। कंडीशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसको आर्टिकल 59 में मेंशन है। अब यहाँ पे चीजें आप बस समझो। जब आप प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है, जब प्रेसिडेंट के ऑफिस को जब आप होल्ड करोगे, तो उससे पहले कुछ-कुछ कंडीशंस हैं जो आपको मीट करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, आप किसी एमपी हो रहते हुए या फिर एमएलए रहते हुए प्रेज़िडेंट नहीं बन सकते, तो आपको सीट खाली करनी पड़ेगी, ऑटोमैटिकली वो खाली हो जाएगी जैसे ही आप चुने गए, ठीक है? इसके अलावा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है? तो आप प्रेज़िडेंट के इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला के सीट पे नहीं जा सकते। आपको रेज़िडेंस मिलेगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट ये है, आपका जो सैलरी अलाउंस वगैरह और प्रिविलेजेस जो है ना, वो पार्लियामेंट कानून बना के डिसाइड करेगी। अगर नहीं करती है तो सेकंड शेड्यूल में जो भी प्रोविजन है ना, वो ये सारी चीजें डिसाइड करेंगे। देखो, सेकंड शेड्यूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेकंड शेड्यूल में ये पढ़ा था ना, जो सैलरी, भत्ते, विशेषाधिकार यानी कि प्रिविलेजेस, ये सारे दिए गए रहेंगे। शुरुआत सेकंड शेड्यूल में प्रेसिडेंट से ही होती है।
तो ये चीज़ यहाँ से आएगी, या फिर अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया तो वहाँ से चली आएगी, ठीक है? और ये जो आपको इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस हैं, वो आपके टर्म के दौरान रिड्यूस नहीं होंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाले सवाल में पूछा जाता है। देखो 2018 से 5 लाख पर मंथ आपकी सैलरी मिलती है। पेंशन से भी सवाल आते हैं, लेकिन मैंने पेंशन यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है क्योंकि बहुत ही रेयर सवाल पूछे जाते हैं। कितना याद करोगे? अब आओ आर्टिकल 60, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? चलिए, अब ऐसा है ना, जो प्रेसिडेंट कुर्सी ऑफिस होल्ड करने से पहले आपको शपथ लेता है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। फेथफुली एग्जीक्यूट ड्यूटीज, उसके बाद दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, ठीक है? और सर्व्स पीपल्स वेल बीइंग। यूपीएससी प्रीलिम्स में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में एक बार ये सवाल पूछ दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर कौन है, ठीक है? और एक जगह आपको देखने को मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पे ओथ एंड एफर्मेशन जो प्रेसिडेंट का है, इसमें भी यहाँ पे मेंशन है प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन बाय लॉ एंड लॉ, ठीक है? तो और ऑप्शन में एक तरफ प्रेसिडेंट था और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट था, तो क्या करोगे? ठीक है, तो देखो ऐसे अगर सवाल पूछ दे, ठीक है, तो आपको हमेशा सुप्रीम कोर्ट को तवज्जो देनी है। सुप्रीम कोर्ट विल बी द राइट आंसर, ऑल्दो इट इज मेंशन्ड इन ओथ एंड एफर्मेशंस, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट विल बी द राइट आंसर। अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो कौन दिलाएगा? तो कोई भी सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज दिला देगा, ठीक है? और यही चीज कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट है, वो उसको भी सेम ओथ लेनी पड़ेगी। अब एक्टिंग प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो एक चीज समझ लो, अगर मान लो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं तो उनको ओथ कौन दिला रहा है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिला रहा है। अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने जाते हैं तो उनको ओथ कौन दिलाएगा? तो उनको प्रेसिडेंट दिलाएगा, ठीक है? तो समझ में आ गया? तो ये दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं जब पोजीशन को भरना होता है। प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज के बारे में बात कर लें तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा, जो ये आर्टिकल 361 में मेंशन्ड है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, सैलरी इमोल्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है, या तो पार्लियामेंट कानून बना दे, तो इसके लिए तो कंडीशंस 59 में मेंशन्ड है, जो अगर कोई पार्लियामेंट कानून बना दे तो चलेगा, अदरवाइज सेकंड शेड्यूल के हिसाब से प्रेसिडेंट को प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस मिलेंगे। यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा, जो प्रिविलेज और इम्यूनिटीज के बारे में बात होगी तो इसके लिए आर्टिकल 361 है, जिसमें जितने भी बाकी के जो इम्यूनिटीज हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि सेकंड शेड्यूल में हम लोगों ने पढ़ा था, जो प्रिविलेज अलाउंसेस इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, उसी तरीके से प्रिविलेज और इम्यूनिटीज जो है ना, वो आर्टिकल 361 में दिए गए हैं। इसमें प्रेसिडेंट की भी इम्यूनिटीज का जिक्र है। जितने भी ऑफिशियल एक्ट्स होंगे उसमें इनको इम्यूनिटी मिलेगा। जब तक ये ऑफिस पे रहेंगे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगा, नॉट इवन फॉर द पर्सनल एक्ट्स, ठीक है? कभी भी अरेस्ट नहीं होंगे, जेल नहीं जाएंगे, ठीक है? और अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग इनके ऊपर में चलेगी तो इसके लिए आपको 2 मंथ पहले नोटिस देना जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इसी से सवाल बनते हैं, ये चीज आपको समझनी होगी। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, दोस्तों इसको हमें एक बार और देखना होगा, ठीक है? इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। बस आप यहाँ पे समझ लो, जो कोई भी प्रेसिडेंट होगा ना, वो 5 साल के लिए कुर्सी पे रहेगा, ठीक है? और अगर रिजिग्नेशन देना होगा तो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। अब यहाँ पे चीज आप समझ लो, ओथ ले रहा है तो कैसे ले रहा है? तो ओथ ले रहा है, आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिला रहे हैं ओथ। और अगर रिजिग्नेशन देना होगा तो वाइस प्रेसिडेंट को रिजिग्नेशन देंगे। और या फिर अगर रिमूव होंगे तो वो इम्पीचमेंट जो होगा वो कौन इसमें रोल अदा करेगा? तो पार्लियामेंट अदा करेगा। तीनों चीजें आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है? इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग आर्टिकल 61 देखेंगे, जो कि इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है? और एक और बात आपको समझनी होगी, ठीक है? जो मान लो 5 साल के लिए आप चुने गए प्रेसिडेंट, ठीक है, और दूसरा प्रेसिडेंट 5 साल के बाद आने हैं, तो इनका चुनाव इससे आपके टेन्योर के दौरान ही हो जाएगा, पहली बात ये। और किसी भी कारण से अगर प्रेसिडेंट नहीं चुन पाया तो आप कैरी करोगे फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ोगे तब तक जब तक कोई दूसरा चुन के ना आ जाए। यही बात यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है? और हमारे यहाँ अगर कोई भी प्रेसिडेंट चुना जाता है, वो चाहे तो बार बार चुना जा सकता है, ठीक है? लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, वहाँ पे मैक्सिमम 2 टर्म्स ही एक व्यक्ति के लिए अलाउ है प्रेसिडेंट होना। यही कारण है जो बराक ओबामा लोग चाह रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ओबामा को लाया जाए, ठीक है? ये इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, इतना ज़्यादा डिमांड था, तो नहीं, बराक ओबामा कभी भी नहीं अब फिर से प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ठीक है? सेम गोज विद डोनाल्ड ट्रंप। अब एक बार बन लिए, अभी हैं, कंटिन्यूअसली हैं, तो 2 बार इनका टर्म हो गया, अब नहीं आएंगे।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाए, ठीक है, इसका जिक्र आर्टिकल 61 में किया गया है। दोस्तों ये एक तरीके का क्वाज़ाई जुडिशियल प्रोसीजर है, ठीक है, अर्ध जुडिशियल। कैसे? तो जुडिशियल चीज़ आपको अभी समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात, जो प्रेसिडेंट को क्यों हटाओगे, एक ही है ग्राउंड, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट जो शपथ ले रहा है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने का शपथ ले रहा है, ठीक है, लेकिन अगर उसने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया तो फिर इम्पीचमेंट का ये ग्राउंड तैयार हो जाएगा। लेकिन वायलेशन किस सेंस में, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है वो समझ लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा जो ये जुडिशियल प्रोसीजर क्यों इसको कहा जाता है, क्वाज़ाई जुडिशियल प्रोसीजर क्यों कहा जाता है। सबसे पहले, अगर आपको प्रेसिडेंट को हटाना है तो आपको एक रेजोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। कहाँ पे लेके आना पड़ेगा? किसी भी हाउस में ले आओ, चाहे वो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, ईदर हाउस में वो आ जाएगा, ठीक है। रेजोल्यूशन लेके आ गए। अब रेजोल्यूशन लेके आने के बाद आपको उस हाउस के टोटल 1/4, ठीक है, यानी कि 25% जो मेंबर्स होंगे ना, उनका साइन रिक्वायर्ड होगा इस रेजोल्यूशन को लाने के लिए, ठीक है। लाने के लिए इतना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आप ले आए तो फिर आपको 14 डेज का नोटिस प्रेसिडेंट को भेजना पड़ेगा, ठीक है, ये बताते हुए जो भाई हमने 1/4 मेंबर से साइन करा लिया है इस हाउस के, और आपको 14 डेज पहले नोटिस दे रहे हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट चाहें तो फिर ये पार्लियामेंट आके डिफेंड कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ कोर्ट। यही कारण है जिसको क्वाज़ाई जुडिशियल प्रोसीजर कहा गया है, ठीक है। इसके बाद आपने प्रेसिडेंट को भी बुला लिया। अब 2/3 मेजोरिटी से आपको एक हाउस में पास कराना पड़ेगा। आपने मान लो वो भी करा लिया तो आपको अब दूसरे हाउस में इसको भेजना होगा। अब दूसरा हाउस जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट चाहे तो फिर इसको डिफेंड भी कर सकता है, ठीक है। और फिर से अगर दूसरे हाउस में भी 2/3 मेजोरिटी के साथ इसको इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया तो प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव्ड माने जाएंगे। तो थोड़ा सा टफ क्राइटेरिया है, ठीक है। और इस तरीके से प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है। देखो हमारा भारत इतना स्ट्रांग है ना, ठीक है, हमारे भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी इतनी स्ट्रांग है जो अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट रिमूव करने की नौबत ही नहीं आई है, ठीक है। रिमूव हुए नहीं हुए वो छोड़ दो, नौबत ही नहीं आई है। देखो, अब हमारे यहाँ तो नौबत ही नहीं आई है, लेकिन दूसरे देशों में नौबत आई है। यहाँ तक यूनाइटेड स्टेट्स में भी नौबत आई है, ठीक है। किसके खिलाफ आई थी? तो डोनाल्ड ट्रंप के भी खिलाफ आई थी, ठीक है, लेकिन वो बच गए थे, दोष मुक्त हो गए थे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे, रिचर्ड निक्सन। उन्होंने अपना खुद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने देखा जो भाई अब ज़्यादा फजीहत हो रही है तो उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। भलाई भी थी इसमें, उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। इससे पहले कि उनके ऊपर में इम्पीचमेंट प्रोसीजर्स लागू हो, उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। बाकी के भी कंट्रीज में, कुछ कुछ कंट्रीज में हटाया जा चुका है प्रेसिडेंट को, लेकिन हमारा भारत जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग है, ठीक है, डेमोक्रेटिकली स्ट्रांग है, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन भी स्ट्रांग है। यही कारण है जो हमारे यहाँ ये नौबत अभी तक तो नहीं आई है। दोस्तों हम लोगों ने एक चीज़ देखा था, जो अगर प्रेसिडेंट को आपको इलेक्ट करना है तो वहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही लगते हैं, लेकिन यहाँ पे जब इम्पीचमेंट के बारे में बात होगी तो सबसे पहली बात, जो नॉमिनेटेड एमपीज कैन पार्टिसिपेट थ्रू दो नॉट एन इलेक्शन। यानी कि इलेक्टेड लोग तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा नॉमिनेटेड एमपीज जो होंगे ना वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, और यहाँ पे स्टेट का कोई रोल नहीं रह जाता है। तो स्टेट एमएलए और यूटीज जो एमएलए होते हैं ना, ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन उनका रोल इलेक्शन में जरूर होता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो इम्पीचमेंट का सारा खेल पार्लियामेंट के थ्रू ही होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जो अगर मान लो ऑफिस, प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाए किसी भी कारण से, तो फिर क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, और इसको मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। देखो, अब प्रेसिडेंट के ऑफिस कैसे ये वेकेंट हो सकते हैं, या तो एक्सपिरेशन हो जाए टर्म का, मतलब 5 साल पूरे हो जाए, ठीक है। इस केस में अगर एक्सपिरेशन हो जाता है तो आपको इलेक्शन जो है वो एक्सपिरेशन से पहले ही हो जाएगा। इतना बात आपने समझ लिया, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई प्रेसिडेंट है वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, या फिर उनका महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट हो जाता है थ्रू आर्टिकल 61, या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर किसी भी कारण से वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, या फिर उनका सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन को ही वॉइड करार दे दिया। इस केस में क्या होता है, तो इस केस में अगर कोई वैकेंसी होती है तो फिर 6 मंथ के अंदर में इलेक्शन
कंडक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, और उतने देर तक कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेंगे। अब एक्टिंग अरेंजमेंट के बारे में भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। और जो नया प्रेसिडेंट होगा वो फिर अगेन 5 ईयर टर्म के लिए होगा। ऐसा नहीं है जो कोई ब्रैकेट है, ब्रैकेट में अगर कोई अगर बीच में एंट्री हुई किसी भी बंदे की तो वो मात्र 2.5 साल के लिए काम करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो पूरा का पूरा अपना टेन्योर पूरा करेगा, वो 5 साल का होगा। अब जैसे मान लो कोई एमपी है, एमपी की अगर मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है, तो फिर वो बाकी के टर्म के लिए ही दूसरा बाई इलेक्शन में जो चुन के आएगा एमपी, वो बाकी के टर्म के लिए ही आएगा, फुल टर्म के लिए नहीं आएगा, 5 साल के लिए नहीं आएगा, उतने ही टर्म के लिए आएगा। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है, वो 5 साल पूरे के पूरे इसको सर्व करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जो इस बीच में अगर कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट आते हैं तो उनका क्या हिसाब किताब है, इसको आप एग्जाम्पल से समझो। हमारे जो थर्ड प्रेसिडेंट थे उनका नाम था जाकिर खान, नहीं जाकिर हुसैन, ठीक है। अब ये जो जाकिर हुसैन थे, ठीक है, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे हमारे भारत के। इनकी मृत्यु हो जाती है ड्यूरिंग द ऑफिस। अब ऑफिस के दौरान ही मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होगा, तो फिर जब इनकी मृत्यु हो जाती है ड्यूरिंग द ऑफिस तो फिर इलेक्शन 6 मंथ्स के अंदर कंडक्ट करने पड़ेंगे, क्राइटेरिया नंबर 1, ठीक है। और क्राइटेरिया नंबर 2 जो है, यहाँ पे अब एक्टिंग प्रेसिडेंट आएंगे। कौन आएंगे, तो वो आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। उस समय में वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे वीवी गिरी, ठीक है। अब जो 6 महीने के अंदर जो चुनाव होना था, तो फिर इसमें वीवी गिरी भी पार्टिसिपेट करते हैं, अगले राष्ट्रपति बन के ये आते हैं तो इनको भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो फिर जब ये पार्टिसिपेट करते हैं तो ये एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट पद को छोड़ देते हैं और वाइस प्रेसिडेंट दोनों पद ये छोड़ देते हैं, ठीक है। उससे पहले क्या था, जब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे तो फिर वाइस प्रेसिडेंट का पद जो था वो खाली रह गया था। तो फिर इस पद को कौन भर रहा था, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्ला जो थे वो भर रहे थे, ठीक है। अब ऐसा है जो वीवी गिरी वो चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए चले जाते हैं, प्रेसिडेंट के रेस में चले जाते हैं, तो इन्होंने प्रेसिडेंट के पद को भी छोड़ दिया था, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोहम्मद हिदायतुल्ला जो थे, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और इन्होंने सबसे पहले तो वाइस प्रेसिडेंट का पद एज एन एक्टिंग ज्वाइन कर लिया था। क्यों, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली था। तो अब यहाँ पे क्या है ना, जो इन्होंने जैसे ही पद छोड़ा, ठीक है, वीवी गिरी ने भी पद छोड़ा, अब यहाँ पे प्रेसिडेंट भी खाली, वाइस प्रेसिडेंट भी खाली, तो फिर आपको एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो ये कहानी आपने समझ ली। अगर नहीं समझ में आई तो फिर एक बार वीडियो पीछे करके ले जाके समझ लो। बस इतना है, जो थर्ड प्रेसिडेंट हमारे यहाँ जाकिर हुसैन जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है और ड्यूरिंग द ऑफिस, उसके बाद जो चीज़ें होती हैं इसमें आपको वाइस प्रेसिडेंट का रोल और सीजीआई का रोल मैंने समझा दिया है, ठीक है। जब तक इलेक्शन नए वाले नहीं हो जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो हो जाते हैं प्रेसिडेंट, इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है। और वीपी का ऑफिस जो वैकेंट हो जाता है वहाँ पे सीजीआई इसको फुलफिल करते हैं, ठीक है। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं रहे तो कोई सीनियर मोस्ट जज जो रहेगा वो उस पोस्ट को भर देगा, ठीक है। और जब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट रहेंगे कोई भी, तो उनको पूरी पावर दी जाएगी, इम्यूनिटी दी जाएगी और इमोल्यूमेंट्स इनको मिलेगा जो कि एक प्रेसिडेंट का होता है। पावर की बात कर लेते हैं दोस्तों। पावर की बात की तो पावर को समझना होगा। देखो, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट सिर्फ एग्जीक्यूटिव हेड ही नहीं होते, इनके पास और भी पावर होते हैं। जैसे लेजिस्लेटिव पावर, सबसे बड़ा लेजिस्लेटिव पावर होता है इनका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जिसको हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर और इमरजेंसी पावर, इन सभी पावर को देखेंगे, ठीक है। शुरुआत कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। जैसे कि प्रेसिडेंट जो है ना वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूटिव पावर, जो आपको समझना होगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या सबसे ज़्यादा सवाल आता है, जो ये प्रेसिडेंट जो होते हैं वो किसको किसको अपॉइंट करते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा जो कौन कौन अपॉइंट करते हैं, कौन कौन नहीं करते हैं। और जब हम लोग रिवाइज करेंगे तो फिर एक साथ सभी चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर लेते हैं। देखो, हमारे हिंदुस्तान में जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाएंगे ना अंडर द यूनियन, वो इन्हीं के नाम का के अंडर में ही लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट बिजनेस का रूल्स और ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ना, रूल्स ऑफ ऑथेंटिकेशन और ट्रांजैक्शन, वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होते हैं। अब ये दोनों स्टेटमेंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट वाले सवाल में अब ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं, तो इसलिए आपको अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चीज़ें अब याद नहीं करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। याद करने का आपका एक छोटा सा आर्टिकल मैं दे दूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स हैं, उससे आप याद कर लेना। यहाँ पे चीज़ों को समझ लो, क्योंकि अगर ऐसे सवाल आ गए तो सिर्फ यहीं से सॉल्व होंगे, ठीक है। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, मतलब इनके प्लेजर के दौरान ही ये सब लोग ऑफिस होल्ड करेंगे। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। जो प्लेजर का मतलब ये हो गया ना, जो अब ये जब तक चाहें तब तक कोई पीएम बना रहेगा,
जब तब तक कोई प्राइम मिनिस्टर बना रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, व्यवहारिक कुछ और ही है। पीएम पीएम तब तक है जब उस तक उसका लोकसभा में कॉन्फिडेंस है, मतलब लोगों का कॉन्फिडेंस है। अगर पीएम को हटाना होता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आते हैं। इसके बारे में हम लोग पार्लियामेंट जब पढ़ेंगे ना, तो चीज़ों को मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल जो है उसको कौन अपॉइंट करता है, तो सॉलिसिटर जनरल को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। दोनों में अंतर क्या है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है, और इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सॉलिसिटर जनरल जो है वो अटॉर्नी जनरल को हेल्प करता है एज अ सहायक के रूप में, असिस्टेंट के रूप में, ठीक है। इसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ये चीज़ आपको समझनी होगी। इसके अलावा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, और बाकी के जितने भी इलेक्शन कमिश्नर हैं उन सभी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। यूपीएससी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। गवर्नर्स, फाइनेंस कमीशन, इन सभी को, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, इन सभी को प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट देता है, ठीक है। इसको सबसे लास्ट में एक बार हम लोग रिवाइज तो जरूर करेंगे, नॉट इन दिस लेक्चर, लास्ट ऑफ द पूरा सीरीज, जो पॉलिटी का पूरा सीरीज हो जाएगा तब, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट चाह ले तो फिर ये कोई भी इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर से और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सीख कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो कमीशंस जो होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस, उसके चेयरमैन को भी ये अपॉइंट करने का काम करते हैं, जैसे एससी, एसटीज, ओबीसी, और ये सारे के सारे लोग रिपोर्ट भी इन्हीं को देते हैं और ये पार्लियामेंट में टेबल करते हैं। कौन टेबल करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं। इसके अलावा इंटर स्टेट काउंसिल, इस बार के सीजीएल में अच्छा खासा सवाल इसके ऊपर में पूछा गया है। जब हम लोग सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे तो फिर चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। जो इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन वगैरह को भी ये प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। वैसे दोस्तों ऐसा है ना, जो इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बता दूं आपको, इसका जो चेयरमैन होंगे ना वो होंगे पीएम, ठीक है। और ये पीएम जो होंगे वो होंगे एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है ना, जो कोई भी व्यक्ति किसी पोजीशन पे बैठा हुआ है तो उसके बेसिस पे वो किसी का चेयरमैन होगा। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है, अब प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन जाएगा तो वो इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। इसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो, ठीक है। और जब हम लोग वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, जो फिर प्रेसिडेंट आपने कहा जो चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये बात है, जो इंटर स्टेट काउंसिल जब भी बनेगा ना, वो आप समझो प्रेसिडेंट जो है ना, उन्हीं के आदेश पे ये इंटरस्टेट काउंसिल बनाया जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको। तो फिर जितनी भी कमीशंस बैठाई जाएंगी, एससीज, एसटीज, ओबीसी, वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के आदेश पे ही बिठाई जाएंगी। बस ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज पे प्रेसिडेंट डायरेक्टली रूल करते हैं, ठीक है। अब देखो स्टेट्स में जो सीएम होता है पूरी की पूरी व्यवस्था होती है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज हैं वो सीधा प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होती है। किसी भी स्टेट के अंदर शेड्यूल एरियाज, जो फिफ्थ शेड्यूल के तहत हम लोग डिफाइन करते हैं, शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव पावर में प्रेसिडेंट के आता है, यानी कि प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं लेजिस्लेटिव पावर की, ठीक है। अब सबसे पहली बात, क्या प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पार्ट हैं? बिल्कुल है। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, तो पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। ये तीनों मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं, ये बात आपको समझनी होगी। प्रेसिडेंट चाहेगा तो पार्लियामेंट के सेशन को बुला सकता है, हटा सकता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। और जॉइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 108 बुला सकता है। अब ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल पूछते हैं, जब मैं आपको पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। अब ये जो पावर है ना बुलाने का या फिर डिसॉल्व करने का, ये सब, ठीक है, ये एज अ पावर इन द सेंस प्रोसीजरल पावर हो गया, ठीक है। ट्रू लेजिस्लेटिव पावर नहीं कह सकते। ट्रू लेजिस्लेटिव पावर हो गया ऑर्डिनेंस, ठीक है। ये जब मैं सवाल कराऊंगा तो ये चीज़ आपको क्लियर होंगी आगे, ठीक है। हर साल जब पार्लियामेंट बैठती है तो फिर आपको प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। इसके अलावा जो पहली बार इलेक्शन के बाद जो पार्लियामेंट पहली बार बैठती है तो उस समय में भी प्रेसिडेंट इसको एड्रेस करते हैं, ठीक है। अब ये सारी के सारे जो है ना वो आपको प्रोसीजरल रोल है। अपॉइंट्स प्रिजाइडिंग मेंबर्स इफ ए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन पोस्ट वैकेंट, ठीक है। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो, जो 12 राज्यसभा मेंबर्स जो है ना वो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। उनको कौन नॉमिनेट करता है, तो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। इस इनको नॉमिनेट करने में कौन हेल्प करता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेल्प करता है। ये सारी चीज़ तब क्लियर होंगी जब मैं आपको पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा,
ठीक है, लेकिन हु नॉमिनेट्स, तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो 12 राज्यसभा मेंबर चुने जाते हैं वो लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको एज एन राज्यसभा मेंबर बनाया जाता है। अब ये जो लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस है ना, है तो ये चार ही कैटेगरी, लेकिन लोग इसी के अंदर में एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे गेस करो, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था राज्यसभा का एमपी, तो किस क्राइटेरिया में डाला गया होगा बताओ? तो वो आर्ट के इसमें डाला गया था। ठीक है, आर्ट, समझ रहे हो, क्रिकेट खेलते हैं वो एक आर्ट है, एक तरीके का आर्ट है। ठीक है चलो ये बात आपने समझ ली। इसके अलावा पहले एक पावर हुआ करता था जो ये दो एंग्लो इंडियंस को भी ये नॉमिनेट करते थे, लेकिन अब ये चीज़ हट गई, हटा दिया गया थ्रू 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। बहुत बार ये सवाल पूछ चुके हैं, ठीक है, तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल पूछते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एमपी का डिस्क्वालिफिकेशन होता है ना, उस पर भी प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, किससे बात करके? तो इलेक्शन कमीशन से बात करके। दोस्तों एमपी का डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब ये हुआ, जो अगर कोई एमपी है वो भारतीय जनता पार्टी से चुना गया है और उसने पार्टी बदल ली, ठीक है, तो उस समय में उसके ऊपर में 10th शेड्यूल में दिया गया डिफेक्शन का कानून लागू होगा। तो उसमें स्पीकर जो होता है ना, लोकसभा के स्पीकर, उनका ये बढ़ जाता है, मतलब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो स्पीकर जो होते हैं, ठीक है, उनका ये पावर होता है ये हटाने का। अदरवाइज बाकी जो, अगर मान लो कोई एमपी पागल हो गया, ठीक है, दिवालिया घोषित हो गया, तो इन सभी केस में प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, इलेक्शन कमीशन से बात करके ये सारा डिसीजन लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनको सबसे पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होता है, जैसे मनी बिल, स्टेट बाउंड्रीज, क्रिएशन ऑफ स्टेट्स, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। मनी बिल के बारे में तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन स्टेट बाउंड्रीज, क्रिएशन ऑफ स्टेट्स, इसमें ना प्रेसिडेंट का ये होता है, मतलब रिकमेंडेशन होता है, और बाकी सिंपल मेजोरिटी से ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो इस केस में प्रेसिडेंट का रोल अगेन सामने आता है। इसके अलावा जब भी बिल इनके पास आता है तो या तो उसको अप्रूव करेंगे, ठीक है, या फिर उसको मना कर देंगे, ठीक है, या फिर उसको रिटर्न कर देंगे, लेकिन मनी बिल को ये रिटर्न कभी नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे, बिल्स एंड एक्ट्स जब पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि जब बिल कोई रिटर्न कर दिया जाता है, अगर उसको फिर से पास कर दिया जाए तो इनको असेंट देना, मतलब उस पे अग्री करना मस्ट है। ठीक है, अब ये जो केस है ना, ये जो मतलब अगर फिर से बिल पहुंच गया प्रेसिडेंट के पास, फिर से भेजा गया, ठीक है, तो उनको उस पे असेंट देना ही होगा। ये दिखाता है जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको सेपरेशन ऑफ पावर में बता रखा है, जो हमारे यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ये कंडीशन दिया गया है, जो अगर प्रेसिडेंट ने बिल को रिटर्न कर दिया और उसको फिर से पास करके भेजा जा रहा है, तो तो प्रेसिडेंट को उस बिल को असेंट देना ही होगा। ठीक है, चलिए, स्टेट बिल्स रिजर्व फ्रॉम हिम फॉर हिम। अब ऐसा है, जो ये तो था पार्लियामेंट वाला केस, अब स्टेट बिल के बारे में क्या कहानी है? यहाँ पे ऐसा है, तीनों चीज सेम है, असेंट, विथहोल्ड, रिटर्न, लेकिन अगर उसने बिल को रिटर्न कर दिया, ठीक है, तो फिर से अगर भेजा गया वापस, तो जरूरी नहीं है जो उस पे असेंट वो दे ही दे। ठीक है, तो ये बात आपने समझ ली। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट वाला हिसाब किताब नहीं है यहाँ पे, पार्लियामेंट की सोविनिटी, सुप्रीमेसी को दिखाया गया है, स्टेट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 123 के तहत। ठीक है, अब ऐसा है, जो मान लो कोई पार्लियामेंट है, ठीक है, वो उस समय में सेशन में नहीं है, कोई भी सेशन हो, मतलब चाहे वो राज्यसभा या लोकसभा का, अगर वो सेशन में नहीं है और सरकार को चाहिए कि तुरंत कोई एक्ट लेके आए ताकि किसी भी चीज़ पे काम किया जा सके, ताकि उस पे कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जा सके, ठीक है, तो वो ऑर्डिनेंस लेके आएगी अंडर आर्टिकल 123। शर्त ये रहेगी, जब पार्लियामेंट का सेशन लगेगा ना, ठीक है, तो सेशन लगने के 6 हफ्ते के भीतर इसको आपको डिस्कस करके उसको या तो खत्म करना पड़ेगा, या फिर उसको एक एक्ट का मान्यता देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, और प्रेसिडेंट चाहे तो कभी भी किसी भी ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकती है। इसके अलावा सीएजी, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, एनसीएसटीज वगैरह, इन सभी को अपॉइंट करने का काम कौन करती है? तो प्रेसिडेंट करती है। अब ये लोग अपने रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट ही उनके रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखता है। ठीक है,
तो ये सारे के सारे सीएजी, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, एनसीएसटीज वगैरह ये प्रेसिडेंट के लिए एक एजेंसीज के रूप में काम करती हैं। समझ में आया? प्रेसिडेंट के लिए ये काम कर रही हैं और ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। जो कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो प्रेसिडेंट अपने या तो खुद या फिर कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर के थ्रू लेता है। समझ में आ गया? चलिए, मेक्स रेगुलेशन फॉर यूनियन टेरिटरीज, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उसके लिए वो रेगुलेशंस बनाता है। चलिए, फाइनेंशियल पावर देख लेते हैं प्रेसिडेंट का क्या होता है। पहली बात, मनी बिल जो है ना, वो तभी वो बिल पेश होगा जब इस पे प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन होगा। इतना क्लियर है? इसके अलावा ये सारी चीज़ें हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? इसके अलावा यूनियन बजट जो है ना, वो कौन पेश करता है? तो पार्लियामेंट के आगे में प्रेसिडेंट ही पेश करता है, ठीक है? तो लेज यूनियन बजट बिफोर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 112, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट नाम का कोई वर्ड नहीं है, ठीक है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे कैच है। कैच ये है, जो यहाँ पे कीवर्ड है लेज, ठीक है? मतलब वो आपको टेबल कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, पार्लियामेंट में। लेकिन अगर सवाल ये आ जाए जो यूनियन बजट पेश कौन करता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेते हैं, ठीक है? ये बात आपने समझ ली। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछ दें जो कौन ले करता है ये लेज यूनियन बजट बिफोर पार्लियामेंट, आर्टिकल 1112, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, तो प्रेसिडेंट, ठीक है? अगर पूछ दे हु प्रेजेंट यूनियन बजट, तो आंसर विल बी फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है? इसके अलावा जो भी ग्रांट्स जो है ना, वो किसी भी स्टेट को या फिर किसी को भी दिए जाएंगे, वो इनके रिकमेंडेशन के साथ ही दिए जाएंगे, ठीक है? और कंटिंजेंसी फंड का इस्तेमाल जो होता है वो प्रेसिडेंट के ही आदेश पे होता है, ठीक है? मतलब वही इसको यूज कर सकते हैं। कंटिंजेंसी फंड क्या होता है? तो देखो ऐसा है, अगेन मैं जैसा बताया ये सारी चीजें पार्लियामेंट में मैं कवर करूंगा ही करूंगा, बस इतना समझ लो। कंटिंजेंसी मतलब अगर मान लो कुछ पैसे हम लोगों ने आपातकाल के लिए बचा के रखे होते हैं। इसमें क्या होता है ना, देखो हमारे भारत का जो फंड होता है इसमें कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया होता है, ठीक है? इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है? अभी बात करूंगा तो लंबा लेक्चर हो जाएगा। इसके अलावा एक कंटिंजेंसी फंड होता है। इसका मतलब ये है, जब भी कोई आपातकाल आएगा तो हम लोग इस कंटिंजेंसी फंड से पैसे निकालेंगे, ठीक है? प्रेसिडेंट जो है ना, ये होल्ड करते हैं इस चीज को, जब भी जरूरत होती है तो फिर निकाल कर देते हैं, ठीक है? इतना समझ में आ गया? काफी है। उसके अलावा फाइनेंस कमीशन जो है वो 5 साल पे कौन गठित करते हैं? तो ये आपको प्रेसिडेंट करते हैं। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? तो फाइनेंस कमीशन का काम ये है, जो स्टेट को पैसे कैसे मिलेंगे, ठीक है, स्टेट के बीच में पैसे का बंटवारा और रिसोर्सेज का बंटवारा कैसे हो, ये सारा का सारा काम फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस कमीशन का काम है, जो एक रिपोर्ट बनाए और प्रेसिडेंट को सौंपे, ठीक है? और उसके आधार पे फाइनेंशियल फैसले लिए जाएं। जब हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे तो फाइनेंस कमीशन इसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? चलिए, अब जुडिशियल पावर देख लेते हैं क्या होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है? यहाँ पे ये जो है ना पार्डन वाला, वो इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है? अब ये जो नाम जो आएगा ना, सुप्रीम कोर्ट का जज का नाम होएगा, वो कैसे आएगा? ठीक है, तो वो आएगा थ्रू कॉलेजियम सिस्टम। अब ये कॉलेजियम सिस्टम जो है ना, वो नाम की सिफारिश करता है, ठीक है? वो सिफारिश किससे करेगा? तो प्रेसिडेंट करेगा और प्रेसिडेंट उसी को चुनेंगे। अब इसके बारे में हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी बताऊंगा तो कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है वो समझाऊंगा तो लंबा हो जाएगा लेक्चर, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट का रोल बहुत ही वास्ट है। तो जगह जगह बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक साथ देखनी पड़ेंगी। फिर जब जैसे जैसे चीज़ों को मैं समझाता चला जाऊंगा तो फिर प्रेसिडेंट भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? अब एक और चीज समझो, मे सीक एससी एडवाइजरी ओपिनियन बट नॉट बाइंडिंग। इसका मतलब ये हो ना, जो आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट चाह ले तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन ले सकता है। जैसा कि नाम में मेंशन्ड है एडवाइजरी, इसका मतलब ये है जो अब ये प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है जो ये बात माने या ना माने, ठीक है? 143 का मतलब होता है आई लव यू सुप्रीम कोर्ट ठीक है? ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा। पूछते हैं ये सवाल, और जैसा कि मैंने आपको बताया जब मैं पढ़ाऊंगा सुप्रीम कोर्ट तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आओ इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है, वो क्या है? जो इनका एक जुडिशियल पावर ये है, जो ये पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, कम्यूटेशंस कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं, और भी है। किस किस केस में? कोर्ट मार्शल के केस में,
ऑफेंसेस अंडर यूनियन लॉ और डेथ सेंटेंस, इन सभी चीज़ों में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पार्डन का फीचर जो होता है ना, वो हमें पढ़ना है, इसी लेक्चर में पढ़ना है, आगे पढ़ना है। डिप्लोमेटिक फीचर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, ट्रीटीज़ को नेगोशिएट करेंगे, ठीक है, और एग्रीमेंट को नेगोशिएट करेंगे, लेकिन इसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। और इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेंगे, डिप्लोमेट्स को भेजेंगे, डिप्लोमेट्स को बुलाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। ये डिप्लोमेटिक फंक्शन है इनका, ठीक है। मिलिट्री फंक्शन के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है आर्टिकल 53 में क्लॉज 2 में, ठीक है। ये सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के, आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और इन्होंने वॉर पीस ये सारा घोषणा इन्हीं को करना होता है। इसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट के अंदर में ही ये सारे के सारे आते हैं। ये सारे घोषित करते हैं नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 और 365, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। इसके बारे में जब हम लोग सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम लोग को कवर करना है, ठीक है। बस इतना समझ लो, जो इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाई थी तो उन्होंने अनाउंस किया था रेडियो पे, जो राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाई है, यानी कि राष्ट्रपति के नाम पे ही आपातकाल लग रहा था। भले वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनिशिएट किया गया हो, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पे ही ये सारा चीज होता है, ठीक है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वीटो पावर की, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद रखना है, जो 111, ठीक है, आर्टिकल 111 जो है ना, वो वीटो पावर को दर्शाता है, ठीक है। और कोई भी बिल, लॉ यानी कि कानून तभी बनेगा जब उसमें प्रेसिडेंट का एसेंट डाला जाएगा, ठीक है। मतलब वो प्रेसिडेंट की सहमति के बाद ही वो कानून बनेगा, उससे पहले वो बिल होता है। फाइनली वो बिल पास होके, पार्लियामेंट से पास होके वो जाता है प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए। इतना क्लियर है, ठीक है। अब चीज़ों को समझो। अब जब बिल पेश होता है तो क्या होता है, अगर मान लो इनके पास, प्रेसिडेंट के पास वो बिल प्रेजेंट किया गया, तो या तो वो एसेंट दे देंगे, इसका मतलब ये है जो वो कानून बन जाएगा। तो एसेंट का मतलब ही यही होता है, काइंड ऑफ अप्रूवल, ठीक है। ये क्लियर है। तो लोग पूछते हैं, जो अगर बिल कोई रिकंसिडर करने के लिए भेज दिया गया तो फिर उनको एसेंट देना पड़ेगा। तो एसेंट का मतलब क्या, सिर्फ अप्रूवल या फिर रिजेक्शन भी नहीं, इट्स अप्रूवल, ठीक है। तो ये चीज ये आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो एसेंट देंगे तभी तो बिल लॉ बनेगा, इतना क्लियर है। अब चाह ले तो वो एसेंट ना दे, मना कर दे, ठीक है, तो फिर वो बिल खत्म। और इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। बिल को वो रिटर्न कर देंगे, लेकिन मनी बिल के केस में ये रिटर्न नहीं होगा। मनी बिल के बारे में जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब समझेंगे। जो आर्टिकल 110 के अंतर्गत मनी बिल जो आता है वो होता क्या है, ठीक है। अब अगर कोई बिल को रिटर्न कर देते हैं तो पार्लियामेंट को उसको रिकंसिडर करना पड़ता है, और लेकिन फिर से पार्लियामेंट अगर पास करके भेज देती है तो प्रेसिडेंट मस्ट एसेंट, यानी इसका मतलब प्रेसिडेंट मस्ट अप्रूव। और इसको हम लोग जो रिटर्न करने वाला जो चीज़ है ना, इसको कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। क्यों? क्योंकि एक तरीके से इन्होंने सस्पेंड करके इसको भेज दिया फिर से पार्लियामेंट, बस इतना समझ लो आप, ठीक है। और एक नया कॉन्सेप्ट, नया तो नहीं कह सकते, मतलब ये बहुत ही कम यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है पॉकेट वीटो। इसका मतलब ये है जो बिल लिया और अपने पास रख लिया, ठीक है। अब इसमें कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो ये खतरनाक सा है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर दिखता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एसेंट दे दिया तो अच्छी बात है, अगर आपने विथहोल्ड कर दिया तो समझ में आ गया, तो चलो ख़त्म हो गया, लेकिन आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया, यानी कि ना हाँ बोला ना बोला, ऐसा भी केस होता है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। अब ये जो वीटो पावर है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं चलता है, ठीक है। कब से ये ऐड किया गया है, तो ये 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में ये ऐड कर दिया गया था, ठीक है। जो आपको जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जो है ना, उसमें आपको एसेंट देना ही होगा। अगेन ये पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को दिखाता है। चलिए अब एब्सोल्यूट वीटो के एग्जांपल्स को समझते हैं, पॉकेट वीटो के एग्जांपल को समझते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछते हैं, इसलिए यहाँ पे ये मेंशन्ड है। देखो एक बार राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था, 1954 में एब्सोल्यूट वीटो का ये दिया था, उपयोग किया था, और इन्होंने
पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल पे असेंट देने से मना कर दिया था। इसके अलावा 1991 में एन वेंकट राघवन जो थे, ठीक है, वेंकटरमन जो थे, आर वेंकटरमन जो थे, उन्होंने क्या किया था, जो सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ एमपीज बिल जो था उस पे असेंट नहीं दिया था। कारण क्या था, तो दूसरी गवर्नमेंट आ गई थी, उन्होंने कहा था जो देने की जरूरत नहीं है, बस हो गया खत्म, इन्होंने दिया ही नहीं। उसका पॉकेट वीटो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानी जैन से जैल सिंह जो थे ना, उन्होंने क्या किया था, जो इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल जो था ना, उसको इन्होंने जेब में रख लिया था 1986 में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगा रहा था इस पे, प्रेस पे, और ये चाहते नहीं थे, बीइंग अ प्रेसिडेंट ये चाहते नहीं थे, तो इसलिए इन्होंने ये बिल पॉकेट वीटो कर लिया था, और ये एकमात्र ऐसा बिल है जो अभी तक पॉकेट वीटो में गया था। ठीक है, तो आपने समझ लिया ये चीज। अब थोड़ा सा चीजों को समझो। अब ये प्रेसिडेंशियल वीटो पावर स्टेट लेजिस्लेशन में कैसे काम करता है। पार्लियामेंट में तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, जो पार्लियामेंट तो भाई सुप्रीम है। अगर उसने बिल को रिटर्न किया और फिर से पार्लियामेंट ने रिकंसिडर करने के लिए भेज दिया, तो फिर असेंट तो देना पड़ेगा। अब स्टेट लेजिस्लेशन में क्या केस है वो समझो। अब गवर्नर के पास क्या ऑप्शन है, जो मान लो किसी स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल पास किया और गवर्नर के आगे रख दिया, किस चीज के लिए, एसेंट के लिए। तो अगर एसेंट दे दिया तो बिल कानून बन जाएगा। अगर विद होल्ड कर दिया एसेंट को, ठीक है, तो वो बिल खत्म। ठीक है, रिटर्न कर दिया, नॉट मनी बिल, मनी बिल के केस में नहीं, तो फिर लेजिस्लेचर उसको रिकंसिडर करेगा। ठीक है, लेकिन गवर्नर अगर चाहे तो बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भी रिजर्व कर सकता है। तो इस कंडीशन को हम लोग अब समझेंगे प्रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन है, तो आर्टिकल 201 के तहत अगर कोई बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लिया जाता है, ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया तो कानून बन जाएगा, विद होल्ड कर दिया तो बिल खत्म। अगर गवर्नर को ये बताया जो भाई तुम इस बिल को ये रिटर्न कर दो, मनी बिल के केस में नहीं, बाकी के बिलों में, ठीक है, तो लेजिस्लेचर अगर उसको रिकंसिडर कर देता है, फिर भी दो कंडीशन बनते हैं। पहले पार्लियामेंट अगर रिकंसिडर करके भेजता था यूनियन लॉ में, तो वो समझो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा और उस पर असेंट देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है। यहाँ पे अगर फिर से पास करके भेज दिया तो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू असेंट, मतलब सहमति देने के लिए वो बाउंड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे कीवर्ड आपको समझना पड़ेगा, स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट ओवरराइड प्रेसिडेंट्स वीटो। प्रेसिडेंट के वीटो को स्टेट लेजिस्लेचर ओवरराइड नहीं कर सकता। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझो, करंट अफेयर्स में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ऐसा है ना, देखो, अगर बिल को रिटर्न कर दिया गवर्नर ने ही, ठीक है, और उसको लेजिस्लेचर ने रिकंसिडर करके फिर से वापस भेज दिया, तो गवर्नर बाउंड है, उसको उसको असेंट देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसने प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया, ठीक है, तो फिर प्रेसिडेंट इस पे काम करेगा और स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट ओवरराइड प्रेसिडेंट वीटो। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल 200 है ना, ये अक्सर विवादों में रह रहा था। हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट जो थी ना, वो बता रही थी जो भाई ये गवर्नर जो है ना, वो स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम करते हैं। और अगर मान लो कोई इन्होंने बिल लाया ताकि वेलफेयर हो सके तमिलनाडु गवर्नमेंट का, तो फिर अगर उस बिल पे उसने रिकंसिडर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन को लेके रोक लगा दी, तो इसमें कोई टाइम बाउंड है ही नहीं। वो कब तक रखेगा, कब तक नहीं रखेगा। इधर ये लोग मरे जा रहे हैं जो भाई बिल लाना है, बिल लाना है, और इधर जो गवर्नर है वो, उन्होंने प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को लेके होल्ड पे रख दिया है। ठीक है, तो इसको लेके विवाद छिड़ा था, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट लोग गए थे, और अक्सर ये न्यूज़ में बना था। बीच में तो ये आ गया था जो भाई बाउंड तो है, आपको एक टाइम के अंदर ही ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब इस चीज़ के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो गूगल कर लेना, अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की। आर्टिकल 123, ठीक है, 123 के तहत ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है किसका, तो प्रेसिडेंट का। गवर्नर का कौन सा है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, कौन से आर्टिकल के तहत, तो 213। कंफ्यूज मत हो जाना, 123 और 213 में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। 123 इज फॉर प्रेसिडेंट। जब हम लोग गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे तो 213 के बारे में भी पढ़ेंगे। देखो, ऐसा है जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो अगर मुझे टेम्परेरी लॉज बनाने हो और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो फिर हम लोग ऑर्डिनेंस का सहारा लेंगे। अब ऐसा नहीं है जो प्रेसिडेंट अपने मन से लेके आ जाएंगे, यहाँ पे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी चलेगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही ये इश्यू भी होगा और विड्रॉ भी होगा, ठीक है, दोनों चीजें। अब कुछ कंडीशन ये हैं जो आप ये ऑर्डिनेंस तब नहीं ला सकते जब सेशन में हाउस चल रही हो, ठीक है। स्कोप सेम एज पार्लियामेंट, कैन नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आप ऑर्डिनेंस को लाके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो फिर जुडिशियल रिव्यू है, आपको
कोर्ट का रोल आ जाएगा सामने में, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो जैसे ही आपने ऑर्डिनेंस बना लिया तो आपको ये चीज़ पार्लियामेंट के बीच लानी पड़ेगी। कब लानी पड़ेगी? जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाएगा तो 6 वीक्स के अंदर आपको रीअसेंबली के 6 वीक के अंदर में इसको टेबल करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको अप्रूव करना होगा, अदरवाइज ये ऑर्डिनेंस खत्म माना जाएगा, ठीक है। तो फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवाल पूछ देते हैं, जो एक ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम लाइफ क्या हो सकता है? तो देखो ऐसा है, जो 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम पीरियड हो सकता है 6 मंथ का, ठीक है। और अगर आपको ये मैक्सिमम लेंथ के बाद फिर से सेशन बैठ रहा है तो फिर उसको 6 वीक्स होंगे, ठीक है, इस ऑर्डिनेंस को कंसिडर करने के लिए। तो टोटल एक ऑर्डिनेंस का सबसे मैक्सिमम लाइफ जो होगा वो 6 मंथ्स होगा और 6 वीक्स होगा, मतलब 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स, ठीक है। और ये ऑर्डिनेंस रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पीछे के डेट में भी लाया जा सकता है, ठीक है, इन केस ऑफ सिविल लॉस। और रिपील अमेंड किया जा सकता है, टैक्स लॉज को ऑल्टर कर सकता है, ठीक है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 368 के तहत होता है, ना कि 123 के तहत, ठीक है। ये बात आपने समझ ली। चलिए अब हम लोग पार्डनिंग पावर के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर यूनियन लॉ के ऑफेंसेस के खिलाफ चलेगा। कोर्ट मार्शल जो है उसके लिए चल जाएगा, मतलब वहाँ पे भी छूट दे सकते हैं ये, ठीक है। पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डेथ सेंटेंस में भी कर सकते हैं। गवर्नर डेथ सेंटेंस में पार्डनिंग का पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। गवर्नर जो है वो कोर्ट मार्शल में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्डनिंग पावर जो होंगे वो किन के, मतलब इसमें क्या है, जुडिशरी का रोल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा होता है ना, जो आपने सुप्रीम कोर्ट की जैसे सलाह ले ली, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पे ही ये सारी चीजें करनी होंगी, ठीक है। किस लिए ये बनाया गया था? तो ये पार्डनिंग पावर इसलिए दिया गया था, जो अगर मान लो जुडिशरी ने कुछ गलत निर्णय ले लिया तो फिर यहाँ पे एक तरीके का चेक एंड बैलेंस है, यहाँ पे प्रेसिडेंट एक्ट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशंस हैं जो प्रेसिडेंट इस्तेमाल कर सकता है। एक तो पार्डन है। पार्डन का मतलब कंप्लीट पार्डन, छूट दे दिया, मतलब आपको सजा मुक्त कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। रिमूव्स कन्विक्शन एंड सेंटेंस कंप्लीटली, ठीक है। पी फॉर पार्डन, पी फॉर परफेक्ट, ऐसे याद कर लोगे, याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी मुक्ति हो गई। अब आ जाओ कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब हुआ सब्सिट्यूट्स लाइटर पनिशमेंट, यानी कि अगर डेथ है तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दिया, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखोगे? सी फॉर कम्यूटेशन, सी फॉर चेंज, चेंज और म्यूटेशन यानी कि म्यूटेशन, म्यूटेट। म्यूटेशन का मतलब ये हो गया जिसका फॉर्म बदल गया है, यानी कि डेथ जो है वो बदल के अब लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गया है, ठीक है। उसके बाद रिमिशन। रिमिशन का मतलब ये है जो रिड्यूस पीरियड ऑफ सेंटेंस, नेचर अनचेंज्ड, मतलब नेचर नहीं बदल रहा है, ठीक है। सजा की अवधि कम हुई है, सजा वही है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखो ऐसा है, जो मिशन फिर से लॉन्च होगा, ठीक है, मिशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिशन जो है वो रिड्यूस्ड मिशन है, समय को रिड्यूस कर दिया गया है, मिशन वही है, ठीक है। ऐसे याद कर लोगे, याद हो जाएगा। उसके अलावा रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब यह है जो लेसर सेंटेंस ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टांसेस लाइक डिजेबिलिटी, प्रेगनेंसी। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो फिर वो राष्ट्रपति के पास गुहार लगा सकती है, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पे जाके उसको सजा में छूट मिल सकती है। अब यहाँ पे एसपी जो वर्ड है ना, स्पेशल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। एसपी ये स्पेशल से बताता है, तो रेस्पाइट का जो एसपी है ना वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस को सिंबलाइज करता है, ठीक है। चलिए उसके अलावा रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब ये होता है टेम्परेरी स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, स्पेशली डेथ सेंटेंस, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका ये है, जो ये रिप्राइव जो है ना, इसको प्रिविलेज समझ लो। ये एक तरीके का प्रिविलेज मिला हुआ है, किस चीज़ का? तो प्रिविलेज मिला है सिर्फ सजा को थोड़ी देर के लिए टालने का, टेम्परेरी, बस इतना ही है, ठीक है। तो ये रिप्राइव है, मतलब यू आर गेटिंग डिप्राइव्ड ऑफ द सेंटेंस बट टेम्परेरी। टेम्परेरी डिप्राइवमेंट इज इक्वल टू रिप्राइवमेंट, ऐसे याद कर लोगे, काम चल जाएगा, ठीक है। यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, ठीक है। एक या दो बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। गवर्नर के पार्डनिंग पावर के बारे में मैंने बता दिया, जो कैन पार्डन, रिप्राइव एंड कम्यूट अंडर ऑफेंसेस डन अंडर द स्टेट लॉज, नॉट यूनियन लॉ। यूनियन के लिए प्रेसिडेंट,
ठीक है। और कोर्ट मार्शल में इनका कोई योगदान नहीं है गवर्नर का, ठीक है। डेथ सेंटेंस को ये कुछ नहीं कर सकते, कोई पार्डन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन सस्पेंड, रिमिट एंड कम्यूट जरूर कर सकते हैं, ये बात सही है। पार्डन नहीं कर सकते, ये आपको समझना पड़ेगा। तो सवाल आपको यहाँ से बना देंगे, ठीक है, और पूछ देंगे, अब पार्डन हटा ही देंगे, तो फिर यहाँ पे ये बातें सही हैं, पार्डन बस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पार्डन सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, कंप्लीटली जो दोष मुक्त होता है डेथ सेंटेंस के केस में, वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रेस्पाइट और रिप्राइव है ना, इसको आप पीसीआरआरआर से याद कर लेना, याद हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा धीरे धीरे अब ये कहानी जो है ना वो लास्ट की ओर बढ़ रही है, ऐसा है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में समझ लेते हैं। अब इस चीज़ को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल जो बनते हैं ना उसको मैंने एक ही जगह पे यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। एक तो पहली बात, ये रियल एग्जीक्यूटिव नहीं होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। रियल पावर, असली पावर जिसको कहते हैं ना, वो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ गया, ठीक है। तो हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और ये जो इनका एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट का, वो आर्टिकल 53 के तहत है, ठीक है। सबसे ज्यादा सवाल इसीलिए पूछते हैं, इसलिए इसको मैंने अलग से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में मेंशन कर दिया है। आर्टिकल 74 के बारे में समझ लो। अब ये चीज यहाँ पे नहीं दिख रही है, आगे दिखेगी। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताता है, विद प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन एडवाइस, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट कैसे काम करता है, तो आर्टिकल 74 में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेंशन्ड है विद पीएम, ये एड एंड एडवाइस करते हैं, और प्रेसिडेंट जो है वो इनके एक्ट पे ही, इनके एडवाइस पे ही एक्ट करता है। समझ में आ गया। आर्टिकल 75 जो है वो ये कहता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का फाउंडेशन है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे इसलिए दिया गया है, जो ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट नहीं है। तो ये बात आपको समझना होगा, यहाँ पे पार्लियामेंट जो है ना वो सुप्रीम है। समझ में आ रहा है। उसके अलावा 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो प्रेसिडेंट बाउंड बाय एडवाइस, ये ऐड किया गया था। हालांकि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में एक चीज मेंशन कर दिया गया था, जो अगर प्रेसिडेंट जो है वो चाह ले तो उस एडवाइस को रिटर्न कर सकता है फॉर रिकंसिडरेशन, लेकिन अगर रिकंसिडरेशन के बाद फिर से एडवाइस दिया गया तो वो बाइंडिंग इन नेचर का होगा, प्रेसिडेंट को उस पर एक्ट करना ही होगा। दोस्तों इस स्क्रीन को पॉज करके एक बार आप पढ़ लो, यहाँ पे जितने भी प्रेसिडेंट है ना उनके बारे में, उनके टाइमलाइन के बारे में मैंने मेंशन कर रखा है। इसके अलावा जो वन लाइनर क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देते हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जैसे राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट थे, मतलब ओनली वन टू सर्व 2 टर्म्स, 2 बार इन्होंने टर्म सर्व किया था। इसके अलावा जाकिर हुसैन के बारे में बात करें तो ये ऑफिस में ही इनका डेथ हो गया था। इसके अलावा फखरुद्दीन अली अली अहमद जो थे उनका भी ऑफिस में डेथ हो गया था, ठीक है। वीवी गिरी के बारे में मैंने आपको बताया था, इनको सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ा था, क्यों? क्योंकि ये कंसाइंस वोट के द्वारा चुने गए थे। अब ये टर्म आया कहाँ से, तो ऐसा है ना, जो उस समय में कांग्रेस ने किसी और को बैक किया था, शायद नीलम संजीवा रेड्डी को बैक किया था, ठीक है, लेकिन वीवी गिरी भी खड़े हो गए थे, तो इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सपोर्ट कर दिया था। और अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको ये बोला था, जो आप अपनी अंतरात्मा को चुनकर वोट करना, और इस तरीके से ये सेकंड प्रेफरेंस में चुने गए थे वीवी गिरी, ठीक है। तो ये आपको सारे वन लाइनर फॉर्म में मैंने चीज़ें दे रखी हैं। नीलम संजीवा रेड्डी जो है ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करें तो पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है और पहली ऐसी महिला है जो कि इंडिपेंडेंस के बाद जन्म लेके प्रेसिडेंट बनी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना, काम चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिवीजन के लिए मैंने सारी चीज़ें दे रखी हैं, एक बार क्विकली पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। देखो, देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52। एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में मैंने बता दिया, आर्टिकल 53। 54 में इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट पूछा था, जो कैसे क्या होता है। 55 में मैनर दिया गया है। 56 में टर्म दिया गया है, जो कि 5 साल का होता है, ठीक है। हालांकि रेजिग्नेशन और रिमूवेबल पॉसिबल है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होता है, तो 57 में दिया गया है। क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो 35 ईयर्स होना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा मेंबर के लिए एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन जो है वो भी मेंशन किया गया है। नहीं, 57 में ना वो आपको री इलेक्शन के बारे में बताया गया है, जो एनी नंबर ऑफ टाइम्स में वो कर सकता है आदमी। 57 में ये मेंशन है, यूएस में ऐसा नहीं है ना। उसके बाद 58 की बात करें तो क्वालिफिकेशन। इसके अलावा 59 कंडीशन ऑफ ऑफिस,
ठीक है, जैसे नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, एमपी एमएलए नहीं हो सकते, ठीक है, रेजिडेंस सैलरी वगैरह कैसे मिलेगी, ये सारी चीज़ें मेंशन है। 60 में ओथ एंड एफर्मेशन, ओ फॉर ओथ एंड 6 का जीरो, इससे याद कर लेना, याद हो जाएगा। किसके सामने ओथ लेते हैं, तो सीजीआई के सामने ओथ लेते हैं। 61 में इम्पीचमेंट के बारे में बात किया गया है फॉर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके अलावा 62 इलेक्शन टिल टू फिल वैकेंसी बिफोर एक्सपिरेशन विद इन 6 मंथ, ठीक है। 65 के बारे में बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अभी नेक्स्ट वही पढ़ने वाला है, छोटा सा चैप्टर है, काम खत्म हो जाएगा। 71 जो है वो इलेक्शन डिस्प्यूट के बारे में बताता है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो ही हेड होता है, इसी की बात मानी जाएगी। इसके अलावा पावर के बारे में बात करें तो 72 पार्डनिंग पावर, अब इसको याद करने का एक ट्रिक है, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहूंगा इसको, ठीक है। 72 मतलब डेथ से आपको 72 बचाता है, ठीक है। तो यूनियन लॉ, कोर्ट मार्शल, डेथ सेंटेंस, ठीक है। 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस, ठीक है। 75 मिनिस्टर्स के बारे में, ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, कीवर्ड यही है। इसके अलावा 76 अटॉर्नी जनरल, आगे पढ़ेंगे। उसके बाद 77 कंडक्ट ऑफ द यूनियन, 78 ड्यूटीज ऑफ द पीएम टू फर्निश इन्फो टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव रोल के बारे में बात कर लेते हैं, तो 85 में सेशन बुला सकते हैं, प्रोरोगेट कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बिल को एसेंट देना होगा तो 111 बहुत बार पूछा जाता है, वीटो पावर 111 के तहत, ठीक है। यूनियन बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करते हैं, ठीक है, पेश नहीं करते, ले करते हैं, पेश कोई और करता है। 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, बहुत बार सवाल आता है। जुडिशल रोल में 143 आपको याद रखना है, जो प्रेसिडेंट में कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये एडवाइजरी ओपिनियन होगा। बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 63 कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शैल बी क्यों कहते हैं, तो ये एक तरीके का कमांड है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी समझा दी है, ठीक है। अब आपको चीजों को समझना है, तो प्रेसिडेंट को एज अ रेफरेंस मानते हुए चीजों को समझना, जल्दी ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है हमारे हिंदुस्तान में, ठीक है। किस कैसे ये कैलकुलेट करते हैं, तो थ्रू ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए, अब ये जो वाइस प्रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है, जो हमारे यहाँ ये वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मेनली लेजिस्लेटिव इन रोल है, ठीक है। यहाँ पे यूएस में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव इन रोल। चलिए, 63 आर्टिकल 63 देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 क्या है, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, तो कहने का मतलब अगर कोई आदमी कोई पोजीशन पे है, तो उस पोजीशन पे होने के नाते कोई और चीजों का हेड अगर वो हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्स ऑफिशियो, यानी कि हिंदी में कहें तो पदेन, जिस पद पे बैठा हुआ है उसके बेसिस पे उसको ये देन मिला हुआ है, ठीक है। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो जो भी प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, वो राज्यसभा का ऑटोमेटिक चेयरमैन हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 65 ये क्या कहता है, तो जब राष्ट्रपति की कुर्सी वैकेट होगी, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। इसी दौरान वो राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटी नहीं निभा रहा होता है, और पूरी की पूरी सैलरी अलाउंसेस जो प्रेसिडेंट को मिलती है वो वाइस प्रेसिडेंट को भी मिलती है। इलेक्शन कैसे होता है, तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी समझा दिया, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। अब यहाँ पे जो इलेक्टोरल कॉलेज जो होते हैं ना, उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। आर्टिकल 66 का क्लॉज 1, इलेक्शन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट, क्या होता है मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। क्वालिफिकेशन में यहाँ पे क्या है ना, जो सेम है प्रेसिडेंट के, एक गैप यहाँ पे ये है, जो वहाँ पे मेंशन था प्रेसिडेंट में, टू बी एलिजिबल एज अ कैंडिडेट फॉर लोकसभा, यहाँ पे क्या है, टू एलिजिबल टू बी द इलेक्शन एज अ राज्यसभा मेंबर, ठीक है। तो राज्यसभा मेंबर बनने के क्राइटेरिया अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट में ये एलिजिबिलिटी है, ठीक है। सिर्फ एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको ऐसा पूछ देंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों, नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एलिजिबिलिटी चाहिए फॉर द इलेक्शन, नॉट एज अ राज्यसभा मेंबर, आपको होना नहीं है, बस इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, ठीक है। नॉट होल्डिंग इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मैंने ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है। अगर मान लो कोई डिस्प्यूट हो गया वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, सुप्रीम कोर्ट जाओ, उन्हीं का डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है। अगर कोई इलेक्टोरल कॉलेज में वैकेंसी रह जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं जो पूरा का पूरा इलेक्शन इनवैलिडेट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वैकेंसी है तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन अपना होता रहेगा, ठीक है। अगर मान लो इलेक्शन किसी भी कारण से वॉइड हो जाता है, तो फिर जो भी
डिसीजन लिया गया है, जहाँ से वो इलेक्शन वॉइड किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है, उससे पहले वीपी ने कोई भी एक्ट किया होगा, वो सारे के सारे वैलिड माने जाएँगे, ठीक है? 4 लाख पर मंथ सैलरी मिलेगा एज़ अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है? अब वाइस प्रेज़िडेंट के सैलरी और इमोल्यूमेंट का कोई ज़िक्र नहीं है, एज़ अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का ज़िक्र है, ये बात आपको समझनी होगी, इसीलिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया है, ठीक है? और देखो आर्टिकल 67 जो है वो ये कहता है जो 5 साल तक के लिए वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, अगर रेजिग्नेशन देना होगा तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट को लिख कर देंगे। हाल ही में जयदीप धनखड़ ने दिया है, ठीक है? अपने हेल्थ ग्राउंड को बनाते हुए, हेल्थ एज अ ग्राउंड बना के उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, ठीक है? उसके बाद आर्टिकल 67 बी क्या कहता है, जो अगर इनको रिमूव करना होगा तो ये राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास होगा, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ कीज़ हैं वो आपको समझने होंगे। पहली बात, यहाँ पे कोई इम्पीचमेंट नाम का कोई वर्ड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, जो अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो वो क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस नहीं होगा। क्लियर है? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर पूछ दें जो वाइस प्रेसिडेंट को हटाना इज़ अ क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसीजर, नो इट इज़ नॉट। ठीक है? क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्या है फिर? तो देखो ऐसा है जो सिंपल है, रिमूवल बाय द राज्यसभा रेजोल्यूशन, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से यहाँ से हटा दिया, ठीक है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिया। यहाँ पे 14 डेज नोटिस देना है, ठीक है? ये बात है मेंशन। तो 14 डेज नोटिस डाल के एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यहाँ पे ले आए और बाद में इसी बात पे लोकसभा सिर्फ अग्री कर जाएगा, ठीक है? तो बस हो गया, हट गया, ठीक है? तो इट्स ओनली रिमूवल नॉट इम्पीचमेंट, इतना आपने समझ लिया तो काम आपका हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, जो राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाएगा। बस बस इतना समझना है, जो ये राज्यसभा में ही सारा खेल राज्यसभा से ही शुरू होता है, ये सारी चीज़ें राज्यसभा से ही होती हैं, ठीक है? अब चलिए नॉमिनेशन की रिक्वायरमेंट की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने प्रेसिडेंट में पढ़ा था, जो 50 इलेक्टर्स चाहिए होंगे, यहाँ पे 20 इलेक्टर्स, 20 सेकेंडर्स, ठीक है? सिक्योरिटी डिपॉजिट सेम है 15,000 रुपीज़ का, और 1/6 वोट नहीं लेके आए तो फिर वो पैसे डूब जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे दोनों का ओथ अलग है। यहाँ पे जो ओथ है ना वो 69 के तहत होता है वाइस प्रेसिडेंट का। इसमें क्या है ना, जो ट्रू फेथ एंड एलिजियंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? और टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। अब हम लोगों ने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे देखा था जो वो प्रोटेक्ट भी करेंगे, डिफेंड भी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके लिए वो शपथ भी लेते हैं, ठीक है? और इनको शपथ कौन दिलाता है वाइस प्रेसिडेंट को? तो ये दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? या फिर अगर कोई पर्सन अपॉइंट कर दे प्रेसिडेंट तो वो भी दिला सकते हैं। इतना अगर आपको पता चल गया तो अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी वाइस प्रेसिडेंट हैं वो सारी मेंशन है, मैंने जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उसको मैंने बोल्ड करके अलग से लिख दिया है। जैसे एस राधाकृष्णन आपके पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है? इसके अलावा एम हिदायतुल्लाह, जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है? इसके अलावा फर्स्ट दलित वीपी के आर नारायणन, और एक कृष्णकांत थे जिनकी मृत्यु ऑफिस में ही हो जाती है, ठीक है? डाइड ड्यूरिंग द ऑफिस, ठीक है? बस इतना ही है। और इसी टेबल से आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है? 63, 64, 65, 66, 67, 68, 19, 69, 17, 71, एक बार स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लो। चलिए सवालों को देख लेते हैं फटाफट, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन सवाल मैंने अच्छे खासे लिए हैं तो एक बार क्विकली पढ़ लेते हैं। देखो पूछा यह जा रहा है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज वाइल द गवर्नर इज, गवर्नर के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, बस इतना समझ लो, क्योंकि मैंने प्रेसिडेंट में ये पढ़ा रखा है जो गवर्नर को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं, तो ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है? चलिए अगला स्टेटमेंट है, द गवर्नर कैन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, द प्रेसिडेंट हैज नो सच पावर रिगार्डिंग द लोकसभा। ये बात गलत है, ये बात सही है, तो केवल वन, ठीक है? अब आपको प्रेसिडेंट और गवर्नर को पैरिटी में डाल के समझना है। बस ये देखना है जो कौन सा काम गवर्नर कर सकता है, कौन सा काम प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है, कौन सा काम प्रेसिडेंट कर सकता है, कौन सा काम गवर्नर नहीं कर सकता है। आपके दोनों टॉपिक्स आसानी से कवर हो जाएंगे, ठीक है? और वैसे भी मैं जब सवाल कराऊंगा तो ये सारी चीजें करा दूंगा। चलिए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल दोनों को अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है, ये स्टेटमेंट सही है। अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000। दोनों बातें बिल्कुल सही है ना? ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। चलिए, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया? तो राइट आंसर इज 35, ठीक है? ये बात आपको पता होगी। चलिए, consider the following statements. Both president and the governor can grant pardons under article 72.
बिल्कुल गलत बात है। आर्टिकल 72 जो है ना पार्डन करने के लिए, ठीक है, वो आप समझो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। याद कैसे रखोगे? तो आप याद करो, एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी ना जिसमें वो 72 सिंह का कैरेक्टर था। वो पार्डन ढूंढ ढूंढ रहा था, क्षमा याचना ढूंढ रहा था। ऐसे याद कर लो। वैसे एक और भी है तरीका, छोड़ो हटाओ, बस इतना याद कर लेना, काम चल जाएगा। द गवर्नर कैन नॉट पार्डन इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस। बात बिल्कुल सही है, तो ओनली टू। ठीक है, डेथ सेंटेंस में सिर्फ प्रेसिडेंट ही एक्ट करेंगे एज अ कंप्लीट पार्डन। ठीक है, हालांकि वो सजा कम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे पार्डन की बात हो रही है, कंप्लीट क्षमा। ठीक है, तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है। ठीक है, कोर्ट मार्शल में कौन एक्ट करेगा? गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट या फिर दोनों? ओनली प्रेसिडेंट। ठीक है, यूनियन लॉज पे कौन एक्ट करेगा? द प्रेसिडेंट। चलिए, इतना सब कुछ पता है। तो चलिए, इवन आफ्टर अ बिल इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर द गवर्नर मे फॉरवर्ड इट टू द डैश फॉर द कंसिडरेशन। ठीक है, किसको? प्रेसिडेंट को करता है ना फॉरवर्ड। आसान सा सवाल है, कोई बड़ा सवाल नहीं है। Under which article can President promulgate ordinance when Parliament is not in session and how long does it last? देखो ऐसा है, जो ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 गवर्नर कौन से इस पे आर्टिकल के थ्रू करता है? तो 213, दोनों याद रखना है आपको। ठीक है, प्रेसिडेंट 123, और कितने दिन तक ये चलेगा? तो 6 months प्लस 6 weeks। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी आर्टिकल 123। ठीक है, अंटिल पार्लियामेंट रिकन्वेंस और 6 weeks देयर आफ्टर। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट? ठीक है, आर्टिकल 53 याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं, इसीलिए मैंने इस आर्टिकल को अलग से मेंशन भी कर रखा है, 2-3 जगह मैंने मेंशन किया है। ठीक है, assertion the constitution vests the executive power of the union in the president of india। ठीक है, the president is of india is the constitutional head of the state। ठीक है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, और पहला assertion का सही है, रीजन नंबर 2 है ना। तो ऑप्शन विल बी सी, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? तो दोस्तों सबसे पहली बात, इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड लोग ही होते हैं, तो नॉमिनेटेड जितने हैं उसको हटा दो, तो नॉमिनेटेड किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो चलो ये बात समझ में आ गई, बाकी का ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, फंसने वाला सवाल है। बोथ हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, बोथ हाउस कौन सा? यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये तो नहीं कर सकते हैं, तो ये ड्रॉप हो गया। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट, बिल्कुल सही बात है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी आउट एंड 1, 3 एंड 4 विल बी द राइट ऑप्शन। 1, 3 एंड 4 है ना। The electoral college for the election of president consist of। अगेन वैसा ही सवाल है, एक बार देख लेते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होंगे? मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, सदन के दोनों सदनों संसद के दोनों सदनों के सदस्य। यहाँ पे लेकिन और भी ऑप्शंस नहीं है ना, मतलब सिर्फ इसी में से चूज करना है, बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ओके। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यही होगा राइट आंसर, है ना। ये दोनों नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स विल बी द कीवर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। Which one of the following is not correct regarding the presidential election? इसमें से not correct आपको बताना है। ठीक है, पढ़ते हैं क्या बात है। Election of the successor must be held before the expiration of the term of the incumbent president। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यानी कि पहले ही इलेक्शन करवा लेना है, जब तक उसका टर्म खत्म होगा तब तक दूसरा आ जाना चाहिए। The president shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, जो भी आएगा चुन के वो 5 सालों तक रहेगा। On the expiration of his term, he continues to hold office until his successor enters upon his office। बिल्कुल सही बात है, जब तक कोई दूसरा आ ना जाए, आपको प्रेसिडेंट जो पहले वाले हैं वो बने रहेंगे, नो मैटर व्हाट उनका टर्म कब तक खत्म हो जा रहा है। प्रेसिडेंट इलेक्शन में बी पोस्टपोन्ड, अच्छा, ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज इज इनकम्प्लीट। ऐसा कुछ नहीं है, वैकेंसी रहता है तो चीजें होती हैं। हमने देखा है जो जेएन के
का असेंबली डिसॉल्व था, फिर भी द्रौपदी मुर्मू चुन कर आई है ना 2022 में। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। दोस्तों ये यूपीएससी का सवाल है, यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है। देखो पूछ रहा है ना, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। बिल्कुल सही बात है। अगर यूपी है तो उसका वोट ज्यादा होगा वैल्यू एमएलए का, और अगर सिक्किम का है तो वहां के एमएलए के वोट का वैल्यू कम होगा। The value of the vote of MPs of the लोक सभा is more than the value of vote of MPs of the राज्यसभा। ऐसा बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। ये सबका सेम रहता है, ये डिफरेंट रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। टफ सवाल था ये, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। बाय बर्थ का कोई ये नहीं होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो पहली बात ये गलत हो गई, ठीक है। ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, वो तो है। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नॉट एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो राज्यसभा भी होता है ना, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो 2 ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर 2 विल बी सही, ओनली 2। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court, ठीक है, all acts done by him or her before the decision become invalid। बात गलत है, ठीक है। वो रहता है, वैलिड रहता है, तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत, ठीक है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी पोस्टपोन्ड बिकॉज सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर डिसॉल्व्ड। ऐसा बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल लेके समझ लिया, जो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। When a bill is presented to the president, a constitution prescribes a time limit for the assent। देखो इसी बात पे तो विवाद था, है ना, ऐसी कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो तमिलनाडु गवर्नमेंट विवाद खड़ा कर रही थी ना, तुमने कोई सीमा ही नहीं लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, नन, ठीक है। What is not true in relation to the election of president? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। Okay, provision for the process of election of the president is described in Article 55 of the Indian Constitution। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में वर्णित है। इलेक्शन किस में मेंशन्ड है? 54 में मेंशन्ड है दोस्तों। 55 में तो मैनर ऑफ इलेक्शन मेंशन्ड है, ठीक है। तो 54 प्रोविजंस वहां पे मेंशन्ड है। उसके बाद देखते हैं ये क्या है अगला। लेकिन 54 और 55 दोनों तो है ही, है ना। तो नहीं, ये स्टेटमेंट आई वुड कंसीडर, ठीक है। अगला है, एट नॉमिनेशन स्टेज अ कैंडिडेट हैज टू सबमिट द साइंड लिस्ट ऑफ 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स। बात बिल्कुल सही है। वैल्यूज ऑफ वोट ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड इज बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस डेटा। ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों जब सही है, नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो नन ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, है ना। चलिए अगला सवाल है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड? आर्टिकल 61, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? Which of the following is the part of the electoral college of the president but not the process of impeachment? बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। शायद ये यही भूल गया था मैं, जो मैंने आपको बाद में समझाया। कौन था? यानी कि इलेक्शन में पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो लोकसभा तो रहता है ना, मतलब इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा तो आपको रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट में ये भी रहेंगे, राज्यसभा में भी इलेक्टेड मेंबर रहेंगे, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट में भी रहेंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना, इनका कहीं भी रोल नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये कहानी में ही नहीं है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, हाँ, ये इलेक्शन में रहते हैं, इम्पीचमेंट में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है। For how long can the vice president act as a president when the president cannot perform his duties due to death, resignation, removal and otherwise? 6 months, कोई दिक्कत? अब जब राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असमर्थ हो, मृत्यु, इस्तीफा या महाभियोग या अन्य कारण से, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकते हैं? तो 6 मंथ्स तक, ठीक है। इसी बीच में इलेक्शन हो जाने चाहिए, नया व्यक्ति चुन के एज अ प्रेसिडेंट आ जाना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, इन केस ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वैकेंट, ओके, एंड देयर इज नो वाइस प्रेसिडेंट आल्सो,
हु अमंग द फॉलोइंग वुड बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वही बात है, ठीक है। Under which article of the Indian Constitution does the President of India enjoy the power to withhold his assent to any bill passed by the both houses of Parliament? दोस्तों इस आर्टिकल को आप याद कर लो, बहुत बार सवाल आएगा, ठीक है। वीटो पावर सिर्फ आर्टिकल 111 के तहत ही मिलता है, ठीक है, क्लियर है। Which of the following is the legislative power of the president according to the constitution? संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां विधायी शक्तियां हैं? देखो, टू समन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ये चीज मैंने पढ़ा रखा है, जो लेजिस्लेटिव पावर है ना। लेकिन आगे पढ़ो, टू प्रोरोग ये भी है, टू एडजर्न द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस। दोस्तों लेकिन अगर आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन में से चूज करना होगा ना, तो असली पावर जो है ना वो ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट करने की है, यही सबसे बड़ा लेजिस्लेचर है ना, सबसे बड़ा लेजिस्लेटिव पावर यही है, बाकी तो प्रोसीजर है। Which of the following is not appointed by the President of India? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? ओके, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो है ना वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। कौन सा आर्टिकल जो है डज प्रोवाइड प्रेसिडेंट टू ऑफ इंडिया डिराइव इट्स पार्डोनिंग पावर? पार्डोनिंग पावर 72, 72 सिंह, ठीक है। Who has the constitutional power to declare a geographical area as a scheduled area? किसके पास ये पावर होगा बताओ, पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट के बारे में, वही होगा। Which of the following presidents appeared before the Supreme Court when it was hearing an election dispute of the president? कौन गए थे? तो दोस्तों ये कहानी मैंने आपको बताई थी, जो वीवी गिरी जो थे उनको जाना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट के आगे में, क्योंकि इनके इलेक्शन पे लोगों ने क्वेश्चन उठा दिया था, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जो ये इलेक्शन सही है, ठीक है। तो ये थे आपके सारे सवाल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, ठीक है। और मुझे लगता है जो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आई होंगी, तो वो हम लोग जैसे ही आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर आपको जैसे ही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो फिर आपको रेट्रोस्पेक्टिवली चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ये मेरा पर्सनल वादा है, जब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा तो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।